बैठो रूह, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम आसान ज़िंदगी चाहती हो तो तुम्हें ये करना होगा। सारम ने बात शुरू की थी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। वो जानती थी कि वो यहाँ इसीलिए आया है ताकि इसे यहाँ से निकाल सके, लेकिन वो समझ चुकी थी कि इसका यारम से दूर जाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो कभी इसे खुद से अलग नहीं होने देगा। रुख में तुम्हारे का तलाक के रुख में तुम्हारे लिए एक तलाक के कागजात बनवा कर लाया हूँ। अगर तुम इन पर साइन कर दो तो मैं आसानी से तुम्हारी तलाक करवा के तुम्हें यहाँ से भेज सकता हूँ। फिर यारम भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूँ यारम जैसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारना तुम्हारे बस में नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता था। इसने कागजात इसके सामने रखते हुए पेन इसके हाथ में थमाया था। रुख ने एक नजर इन कागजात को देखा जब एक धमाके के साथ दरवाजा खुला था। अगले ही लंबे सारम के मुंह पर एक जोरदार मुक्का लगा, जिससे वो दूर जमीन पर जा गिरा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? वो दहाड़ते हुए इसके करीब आया था। तुम मुझसे मेरी रूह को दूर करना चाहते हो? इसने सारम के गिरबान को पकड़कर इसे दोबारा खड़ा किया, जबकि इसके इस तरह से आने पर रूह कोने में खड़ी डर के मारे कांप रही थी। बहुत लिहाज कर लिया मैंने तुम्हारा। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यारम ने इसे एक जोरदार झटका दिया और साथ ही अपनी जेब से पिस्तौल निकाला। जब हिजर और शराफ तेजी से इसकी तरफ आकर इसे थामने की कोशिश करने लगे थे और हिजर ने बड़ी मुश्किल से इसके हाथ से पिस्तौल निकाला। वो नहीं चाहता था कि रूह के सामने ऐसी कोई हरकत करे जिससे वो इससे मजीद डर जाए। अब तीनों किसी जरूरी काम के लिए जा रहे थे जब चौकीदार ने फोन पर से सारम के यहाँ आने की खबर दी थी। यारम अपना काम छोड़कर गाड़ी सीधी अपने घर की तरफ ले आया था। क्या करने आए थे तुम यहाँ? क्या कह रहे थे तुम रूह से? वो गुस्से से पूछ रहा था, जबकि शारफ टेबल पर से तलाक के कागजात उठा चुका था। ये तो तलाक के पेपर हैं, शारफ ने पेपर्स देखते हुए कहा। यारम ने भी बेयकीनी से रूह की तरफ देखा था और फिर न जाने कितनी ही देर इसकी तरफ देखता रहा, जो कभी यारम को तो कभी इन कागजात को देख रही थी। इस बार तुमने हद कर दिया है रूह, तुम्हारी ये गलती वाकई माफी के काबिल नहीं। बहुत ही शौक चढ़ा है तुम्हें मुझसे दूर जाने का। मुझसे तलाक चाहती हो तुम? आज के बाद तुम्हारे दिमाग में भी कभी ऐसी बात नहीं आएगी। ऐसा सोचने से पहले 1000 बार तुम्हारी रूह कांपेगी। यारम गुस्से से कहता हुआ इसे घसीटते हुए बेसमेंट की तरफ लेकर जाने लगा। यारम, मुझे मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। प्लीज मेरा यकीन करें, मेरी बात सुने। रूह इसके साथ खींचते रोते हुए बताने लगी थी, लेकिन यारम को इसकी बात की परवाह ना थी कि वो इसे क्या कह रही है। यारम ने बेसमेंट में आकर एक दरवाजा खोला और रूह को अंदर डालकर दरवाजा बंद कर दिया। ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती है। इसके बाद तुम मरते दम तक ऐसा कुछ करने के बारे में नहीं सोचोगी। यारम दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया था, जबकि सारम को वहां से निकालकर शारफ और खिसर भी नीचे आ चुके थे। वो समझ चुके थे कि इस बार बात यारम के बस से बाहर हो चुकी है। यारम, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालें। क्यों कैद किया है आपने मुझे? बाहर निकाले ना मुझे। मैं यहाँ से, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो जोर से दरवाजा खटखटाती चला रही थी। शारफ भाई, हिसर भाई, कोई तो खोलो, यहाँ बहुत अंधेरा है। प्लीज मुझे डर लग रहा है। ऐसी अपनी बेबसी पर वो रोते रोते और जोर से चिल्लाने लगी। दरवाजा खोलो प्लीज, कोई दरवाजा खोलो। ये बहुत ही छोटा सा कमरा था, यहाँ एक से ज्यादा इंसान खड़ा नहीं हो सकता था। बैठना तो बहुत दूर की बात थी। यारम कोई इससे बहुत दूर ना था, बस कुछ इंच के फासले पर था। और इन्हीं इंचों के दरमियान एक दरवाजा था, जिसकी एक साइड रूह और दूसरी साइड यारम था। इसके सामने शारफ और हिजर खड़े थे। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन यारम दरवाजे के साथ खड़ा था। इसे रूह की किसी चीखों पुकार का कोई असर ना था। रूह चिल्लाते चिल्लाते थक गई। जब इसे लगा कि इसके जिस्म पर कोई चीज रेंग रही है, अगले ही लम्हे से पता चला कि वो एक चीज नहीं, बहुत बड़ा सांप है। बेख्तियार इसकी चीख बुलंद हुई थी, लेकिन दरवाजे के पार खड़े शख्स पर कोई फर्क न पड़ा था। टेबल, मुझे लगता है शारफ एक कदम आगे बढ़ा। रूह ने गलती की है शारफ, इसे सजा मिलेगी। मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करते तुम इससे। अगर मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ तो तुम भी बर्दाश्त करो, और अगर नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से। टेबल के कहने की देर थी। शारफ इसकी चीखें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कमरे से बाहर निकल गया। प्लीज निकालो, प्लीज निकालो। शारफ भाई, हिजर भाई, यारम, कोई तो खोलो। रूह की सांसें थमने लगी थी। वो चीखे जा रही थी। इसका सारा जिस्म कांपने लगा था। सांप इसके पूरे जिस्म पर रेंग रहा था। रूह को लगा जैसे इसका खौफ से मौत तक का सफर शुरू हो चुका है। यारम न जाने कितनी ही देर वहां बैठा रूह को सुनता रहा था। यारम, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाले। मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। खुदा के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकाले। यारम, कहाँ है आप? मुझे सुन रहे हैं ना? मैं जानती हूँ आप यहाँ हैं। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। प्लीज यारम, मुझे यहाँ से निकालिए। ये सांप मुझे काट लेगा। प्लीज प्लीज यारम, दरवाजा खोले। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाले। मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। यारम, यहाँ बहुत बहुत अंधेरा है, बहुत थोड़ी सी जगह है। मैं खड़ी रह रहकर थक गई हूँ। मेरे पाँव में दर्द होने लगा है। ये सांप मेरे ऊपर चल रहा है। प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे काट लेगा। यारम, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज खोलें, मुझे बहुत डर लग रहा है। यारम, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? प्लीज दरवाजा खोलें, मुझे बहुत डर लग रहा है। वह कब से दरवाजा खटखटाती चिल्लाई जा रही थी और दरवाजे के बाहर खड़ा यारम इसे सुन रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज खत्म होती बंद हो गई, जबकि यारम किसी बेजान मुजस्मे की तरह खड़ा था। रात 1:30 बजे का वक्त था। यारम ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। रूह तलवार के साथ लगी जमीन पर पड़ी थी। सांप इसके जिस्म पर रेंग रहा था। वह तकरीबन 9 फुट लंबा और काफी मोटा सांप था। यारम ने हाथ बढ़ाकर वह सांप उठाकर इसे दूर किया। फिर इसने आहिस्ता से रूह की बेहोश वजूद को उठाया। मुझे यकीन है जान, ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी, और यकीन मानो इससे ज्यादा बुरा मैं तुम्हारे साथ कर भी नहीं सकता। तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की खुशी नहीं मिलती मुझे। इतनी सी बात क्यों नहीं समझती हो? क्यों नहीं छोड़ सकता मैं ये सब कुछ? मैं इस जंगल में बहुत आगे निकल चुका हूँ। यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है रूह, और कोई रास्ता है तो भी सिर्फ मेरी मौत। और मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ रूह। तुम आई हो मुझे
ज़िंदगी का मतलब समझ आया है, मेरे अंदर जीने का हौसला पैदा हुआ है, ख्वाहिशों ने जन्म लिया है और तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। अब तुम्हारे यहाँ से जाने के सब राह मैं बंद कर चुका हूँ। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता यारम काज़मी है। अब तुम्हें ज़िंदगी के हर सांस के साथ आखिरी सांस भी यारम काज़मी के साथ ही लेनी होगी, वरना मैं ये सांसें छीन लूँगा। सिर्फ तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। वैसे बेड पर लिटाकर वापस बेसमेंट में आ गया था। इसने सांप वाला दरवाज़ा बंद किया तो उससे इसी साइज़ के कमरे में आया। वहाँ से एक चाबुक उठाया और अपने आप को बेदर्दी से मारने लगा। अपने आप को न जाने कितनी देर तकलीफ देने के बाद भी इसे सुकून न मिला था। अपने आप को मारते-मारते इसके हाथ दुखने लगे, लेकिन वो न रुका। वो रूह को तकलीफ पहुँचाने की सज़ा खुद को दे रहा था। मैं जानता हूँ रो मैं तुम्हें तकलीफ पहुँचाता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मगर फिर भी मुझे इससे ऐसा हो जाता है। रूह, मेरे अंदर डर है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं कैसे जीऊँगा? रूह, मैं मर जाऊँगा। मैं सच कहता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊँगा। मैं जानता हूँ तुम आसानी से मेरे साथ नहीं रह सकती, इसलिए तो मैं ये सब कुछ किया है। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती तो ना करो, लेकिन मुझे छोड़कर भी मत जाओ। मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बगैर? अपने आप को चाबुक मारने के बाद वो हीटिंग रूम में आकर खड़ा हो गया था। इसका साइज़ भी बिल्कुल इस शाम जैसे रूम जितना ही था। ये हीटिंग यारम के ज़ख्मों का नासूर बना रही थी। अक्सर वो अपने दुश्मनों के लिए इसी का इस्तेमाल करता था। वो न जाने कितनी देर अपने आप को वहाँ अज़ियत पहुँचाता रहा, रूह से अपने किए की माफ़ी माँगता रहा, क्योंकि ये सब कुछ वो इसके सामने नहीं करना चाहता था। इसे रूह के सामने अपने आप को मजबूत दिखाना था, ताकि वो ये साबित कर सके कि इसे दूर जाने की कोई भी सज़ा इसे मिल सकती है। इसके जिस्म पर कोई चीज़ रेंग रही थी। वो नींद में बार-बार अपने हाथ-पैर मार रही थी। वो कभी अपनी टाँग से हाथ मार के इसे खुद से दूर करती तो कभी अपने बाजू को सहलाती। यारम इसके करीब लेटा इसकी सारी हरकतें नोट कर रहा था। शायद नहीं, यकीनन अब तक इस शाम के खौफ से बाहर नहीं निकली थी। यारम ने आंखें भरकर इसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ नहीं है रुख, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो सांप मैंने वापस इसी कमरे में बंद कर दिया है, वो वहां से नहीं निकल सकता। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। वो नरमी से इसको सहलाता अपने साथ लगाई लेटा हुआ था। जब रूह इसे अपने पास महसूस करती थोड़ी देर में पर सुकून होकर सो गई थी। रूह की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसे बहुत ज्यादा बुखार हो रहा था। डर के मारे वो नींद में कांप रही थी। यारम से अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए उसे बात नहीं कर रही थी, जबकि इसकी वजह से वो फौरन अपना खाना खा लेती। यारम से जो दवाई खाने को बोलता फौरन खा लेती। इसे डर था कि यारम से वापस इस कमरे में ना छोड़ आए, जबकि इसकी डर की वजह से यारम शर्मिंदगी से के करीब ना जाता। वो यारम से डरने लगी थी। हर वक्त इसे किसी न किसी चीज़ का डर रहता। वो शफा और मेरी को भी अजीब नज़रों से देखती थी। इसे इन दोनों से भी खौफ आने लगा था, जबकि वो दोनों हर मुमकिन तरीके से इसका ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी। रात अचानक डर के मारे रूह की आंख खुल गई। इसका पूरा जिस्म पसीने से शरबूर था। वो अपने हाथ पाँव पर तेज तेज हाथ मारने लगी थी और साथ रोने लगी। रूह, कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ डरने घबराने की जरूरत नहीं। देखो मैं यहाँ पर हूँ। वो लाइट ऑन करता इसे अपने करीब करते हुए कहने लगा था, यारम वो सांप यहाँ मेरे पैर पर, यहाँ मेरी गर्दन पर, यहाँ देखे ना मेरे बाजू पर, और अपने जिस्म पर हाथ मारते से न जाने क्या क्या दिखा रही थी। तो कुछ नहीं है, तुम क्यों घबरा रही हो? देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम ठीक हो, कोई सांप नहीं है यहाँ पर। वो इसे समझाने लगा, जबकि वो सांप रूह को अभी भी अपने जिस्म पर रेंगता हुआ महसूस हो रहा था। यार मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, प्लीज मुझे वापस वहाँ बंद मत करना, मुझे वहाँ बहुत डर लगता है, बहुत अंधेरा है। वो सांप, यार प्लीज मुझे वहाँ मत करना। वो डरी सहमी इसी के सीने से लगते हुए कहने लगी थी। आज 4 दिन से रूह को बुखार था। वो इस सब से इतना डर चुकी थी कि इसका ज़हन अभी तक इस सांप में अटका हुआ था। वो अक्सर रात में डर कर उठ जाती, अपने हाथ पैर पर किसी चीज़ को महसूस करती। इस दौरान जो चीज़ सबसे अच्छी हुई थी, वो यारम को अपने करीब से हिलने नहीं देती थी। 4 दिन से यारम ना तो अपने काम पर गया था, ना ही घर से बाहर निकला था। यारम 24 घंटे इसके साथ रहता। आज सुबह उठते ही रूह ने कहा था कि वो इसे सांपों वाले घर में नहीं रहेगी। यारम को अंदाजा नहीं था कि रूह सांप से इतना डरती है, मगर इसे ये बात पता चल चुकी थी कि वो यारम के अलावा हर चीज़ से डरती है। यारम ने इसे बहुत समझाया कि वो सांप कैद है, वहाँ से नहीं निकल सकता, लेकिन रूह ने इसकी एक बात ना मानी थी और बस इसे हर वक्त अपने साथ चाहती थी। इस वक्त वो अपनी सारी नाराजगी और यारम की हकीकत को भुला चुकी थी, और इस डर की वजह से अभी तक इसका बुखार न टूटा था। यारम, हम ये कहा छोड़ देते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। आपको पता है वो सांप बहुत बुरा है, वो ऐसे ऐसे मेरे बाजू पर लिपटा हुआ था। वो इसे अपना हाथ दिखाते हुए बता रही थी, जबकि इसकी बात पर यारम को शर्मिंदा कर रही थी। यारम, हम वापस अपने इसी फ्लैट में चलते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। रूह ने भी इसके सीने पर हाथ रखे इसे अपनी तरफ मतवज्जो किया, जो न जाने क्या खोया हुआ था, जबकि रूह को मुकम्मल अपने हिसार में कैद किया इसके साथ बैठा हुआ था। नहीं रूह, हम यहीं पर रहेंगे, वो सांप कैद है, जब तक मैं इसे न खोलूँ वो बाहर नहीं आ सकता। और अब तुम्हें मजीद इसके बारे में बात नहीं करोगी। पिछले 4 दिन से रूह की हर बात शाम से शुरू होकर शाम पर खत्म हो रही थी। यारम, मैं नहीं करती, वो खुद आ जाता है हर बात में। प्लीज आप ये घर छोड़ देते हैं ना। इसने ये बात कोई 1000 बार दोहराई थी। ठीक है बाबा, हम ये जल्दी ये घर छोड़ देंगे, अगर तुम इजाजत दो तो मैं जरा ऑफिस से हो आऊँ। वो प्यार से बहलाते हुए पूछने लगा, जबकि रूह नफी में गर्दन हिलाती इसके सीने पर सर रख गई थी। नहीं नहीं, आप मत जाएं, कहीं पर भी नहीं, यहीं रहे मेरे पास। वो इसे जोर से पकड़ते हुए कहने लगी, जैसे वो इसे छोड़कर चला जाएगा। मेरा बच्चा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, और मेरी और शफा तो यहीं है तुम्हारे पास, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं बस कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा, प्लीज थोड़ी देर के लिए इजाजत दे। तो वो इसे बहलाने लगा, जब रूह की आंखों में आंसू देकर खामोश हो गया। अच्छा मेरा बेबी, तुम रोना बंद करो, नहीं जा रहा मैं कहीं भी। वो अपने हाथों से आंसू साफ करते हुए इसे अपने सीने से लगा गया था। हाँ डेवल, मैं पूरी यकीन से कहता हूँ, फुरकान और मलक मिले हुए हैं, और मलक फुरकान का ही आदमी है, और तुम्हारी और शान की खबरें इस तक पहुंचा रहा है। ये सिर्फ एक जासूस है, और मेरे ख्याल से ये बात हमें शान को बतानी चाहिए। शारफ ने कहा, नहीं, ये बात इसे बताने की जरूरत नहीं, हमें पता चल गया, इतना ही काफ़ी है। लेकिन शान हमारे लिए काम करता है, इसे ये बात
होनी चाहिए। आखिर ईमानदारी भी कोई चीज़ है। शाहरुख ने कंफ्यूज होते हुए कहा था। शाहरुख वो हमारी टीम का आदमी नहीं है जिसके साथ हमें वफादार होना ज़रूरी है, और हमारे काम में कोई वफादार नहीं, ये बात याद रखो। मतलब को हिजर हैंडल कर लेगा, कहाँ है वो? यार कुछ दिन से ऑफिस नहीं जा रहा था, इसके सारे काम हिजर संभाल रहा था। हिजर तो लैला के साथ डेट पर गया है, मेरा मतलब वो दोनों लंच करने गए हैं। शाहरुख ने जल्दी से बात बदली थी। ऐसे ही एक डेट तुम भी मार लेते। शाहरुख को पिछले कुछ दिनों से यारम के गुस्से का शिकार हो रहा था। आज यारम बहुत अच्छे मूड में था, इसलिए इसे कहने लगा, हाय भाई, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, हमें तो गर्लफ्रेंड ही नहीं मिलती, डेट किसके साथ मारेंगे? शाहरुख ने एक नजर सामने से आती मासूमा को देखा था, जिसे देखते ही वो मुंह फेर गया, जबकि मासूमा क्लिप से गुजर गई। वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर किए हुए थे। क्यों मासूमा को क्या हुआ? यारम ने कहा था। वो मुझे मुंह नहीं लगाती, वैसे मुंह नहीं लगाता, हिसाब बराबर। इसकी बात सुनकर यारम मुस्कुराए बिना न रह सका था। मैं तो सोच रहा था कि मैं और रूह तुम्हारा रिश्ता पक्का कर देंगे मासूमा के साथ, लेकिन तुम तो इंटरेस्टेड ही नहीं हो। यारम ने मुस्कुरा कर कहा था। मैंने कब कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ? आपने तो इस बारे में मुझसे बात ही नहीं की। अगर बात करते तो मैं कहता मुझे दिल जान से कबूल है, प्लीज कुछ जुगाड़ कर लें। वो एक स्टाइल में कहता हुआ एंड पर मिंटू पर उतर आया था, जिस पर यारम कहकर लगाकर हंसा था। पहले लैला और हिजर का कुछ हो जाए, फिर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। यारम ने तसल्ली दी। अरे इन दोनों का कुछ नहीं होना, दोनों डेटे मारते हुए दूसरे को फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स बोल रहे हैं, जैसे हम अकल के अंधे हैं, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। शाहरुख ने मुंह बसुर कर कहा था। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक वो दोनों खुद से बात नहीं करते मैं ये बात नहीं छेड़ना चाहता। हमें इन दोनों को वक्त देना चाहिए ताकि वो ठीक से एक दूसरे को समझकर फैसला करें। अब तुम अपने काम पर ध्यान दो और आज सब डिनर मेरे घर पर करना। रूह का थोड़ा ध्यान बढ़ जाएगा, वो फोन बंद करते हुए बोला था। वो रूह को ढूंढते हुए किचन में आया। शाहरुख को कॉल करने से पहले इसने रूह को किचन में आने का कहा था। वो किचन में आया तो रूह चूल्हे पर कुछ रखे बनाने में मसरूफ थी। तो तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया है, खाना बनाने के लिए नहीं। वो अचानक आकर बोला तो वो चूक गई थी और अचानक कढ़ाई हिलने की वजह से इसका थोड़ा सा घी इसके हाथ पर गिर गया था। इस सी रुक फौरन अपने हाथ पीछे खींच लिया, जबकि यारम इस तक पहुंच चुका था। ये क्या किया तुमने? कितनी बार मना किया है खुद को तकलीफ मत पहुंचाया करो। बहुत सुकून मिलता है तुम्हें मुझे दर्द में देखकर। रुक मैं तुम्हारी आखिरी बात समझा रहा हूँ, आज के बाद तुम ऐसी कोई गलती नहीं करोगी जिससे तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, वरना मैं सारी नरमी नरमी बुला दूंगा। अब तुम यहाँ से चलो। वो उसका हाथ को नरमी से सहलाता सख्त गुस्से से इसे डांट रहा था, जो रूह एक लफ्ज भी ना बोली। यारम का यह गुस्से से ये बात याद दिलाता था कि यारम कभी भी इसके साथ कुछ भी कर सकता है। वह समझ चुकी थी कि वह इस पर जितना प्यार करता है इतना ही इसके मामले में प्रोसेसिव भी है। रूह को खुद भी अपने आप को तकलीफ पहुंचाने की इजाजत न थी। आजकल यारम बात बात पर इस पर गुस्सा होने लगा था। वो करती ही ऐसी हरकतें थी कि इसे गुस्सा आ जाता, और इसकी बारिश के मौसम में कोई गर्म कपड़े या शॉल वो पहनती नहीं थी, जिसकी वजह से यारम के गुस्से का तकरीबन हर रोज निशाना बनती। अभी भी इसकी हालत बेहतर हुई थी कि फिर से गिरा पर वही यारम को पसंद ना आई थी, इसीलिए यारम का ध्यान कम और इस पर ज्यादा रहता था। इसी वक्त भी वो ऑफिस में बैठा इसके बारे में सोच रहा था। फुरकान को बुलाओ यहाँ फौरन, जरा पूछो तो सही हमसे गद्दारी करने की हिम्मत कहाँ से आई इसमें? शारफ से कहा। टेबल तुम्हें लगता है ये काम फुरकान का है? मेरा मतलब है सारम भी तो हो सकता है इसके पीछे। मुझे सारम पर शक है। नहीं नहीं शारफ, सारम एक पुलिस इंस्पेक्टर है, मुल्क एक बहुत बड़ा गुंडा। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो वो खाएगा क्या? ये काम सारम का नहीं बल्कि फुरकान का है। कल मेरे आने से पहले वो यहाँ मेरे ऑफिस में होना चाहिए। यारम ये कहते हुए उठकर बाहर की राह ली थी। मैडम हम जा रही हैं, सर ने फोन किया है, वो आ रहे हैं, शफा ने कहा था। शफा अभी कुछ देर रुक जाओ, यारम आने ही वाले हैं। रुक के अब भी शफा से अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, जबकि मैरी को उर्दू ठीक से आती नहीं थी, लेकिन से बात करने के लिए वो उर्दू में बात करने की अक्सर कोशिश करती थी। मैम सर ने फोन किया कि वो आ रहे हैं। शफा ने कहा तो रुख ने इसे जाने की इजाजत दे दी। शाम का डर अब कुछ हद तक कम हो चुका था, लेकिन यारम का डर अब बढ़ गया था। वह हर बात में इसे डांटने लगा था, लेकिन वो जानती थी इसमें गलती इसकी अपनी है, इसलिए खामोशी से इसकी सारी डांट सुन लेती। वो भी क्या करती? यारम इसे भालू बनाकर रखना चाहता था और वो भालू बनकर नहीं रह सकती थी। शफा के जाने के बाद वो बाहर आके जब नजर इसकी स्विमिंग पूल पर पड़ी। अभी यारम के आने में बहुत वक्त था, तो क्यों ना वो थोड़ी देर इंजॉय ही कर ले। तुम यहाँ इतनी सर्दी में बाहर क्या कर रही हो? यारम का लहजा सख्त था, लेकिन अगले ही लम्हे यारम ने नोट किया कि वह दिसंबर के इस मौसम में स्विमिंग पूल के अंदर पैर दिए बैठी है। इसे अपने पीछे देखकर रूह घबराकर उठ खड़ी हुई थी। वो हमें बस ऐसे कोई बहाना ना सोचा। अभी कल ही यारम ने इसे कहा था कि वो अपनी जात को एक तिनके का नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अब ये इतनी सर्दी में स्विमिंग पूल में पैर दिए बैठी थी। शूज कहाँ है तुम्हारे? इस पर वो गुस्से से दहाड़ा था। पहले तो पूल में पैर दिए से अपने पैरों में जरा सी तकलीफ महसूस ना हो रही थी, लेकिन अब ठंडे फर्श पर इसके पैर बर्फ बन चुके थे। बहुत शौक है तुम्हें इस तरह से अपने आप को तकलीफ पहुंचाने का। यारम का लहजा सर्द था। इसने इसकी तरफ देख हाथ कदम बढ़ाया तो वो पीछे हटने लगी। यारम को इस तरह से खुद से दूर जाता देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इसने एक एक कदम इसकी तरफ बढ़ाना शुरू किया। वह इसे अपनी तरफ आते देखकर पीछे की तरफ जाने लगी थी, लेकिन जल्द ही दीवार ने इसका रास्ता रोक लिया। खुद को तकलीफ पहुंचाना चाहती है? तुम्हें मैं हंसता खेलता खुश रहता अच्छा नहीं लगता क्या? तुमने अपने आप को तकलीफ पहुंचाई, मतलब मुझे तकलीफ थी। अब इसकी सजा दो, सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। यारम का लहजा अब भी सर्द था। नहीं यारम, मुझे तकलीफ नहीं हो रही, मुझे आदत है इस तरह से पानी में पैर रखने की। रुख ने जल्दी से बताया न जाने ये सरफिरा शक इसके साथ क्या कर दे। तो तुम्हें तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी? यारम ने इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, जिस पर रुख ने ना में गर्दन हिलाई, लेकिन अगले ही लम्हे से अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ। आंसू टूटकर इसकी पलकों से गिरा। यारम का भारी बूट इसके पैर के ऊपर था। मुझे तकलीफ हो रही है, प्लीज यारम अपने पैर मेरे पैर से हटाएं। इसके चेहरे से इसकी तकलीफ का अंदाजा यारम बाखूबी लगा रहा था, लेकिन इसकी तकलीफ की परवाह किए बगैर यारम ने इसका पैर और बुरे तरीके से कुचला, जिस पर रुके होठों से बेसाख्ता चीख निकली थी। आज के बाद अगर तुम्हें कंधे
आज के बाद अगर मैंने तुम्हें नंगे पैर देखा तो मैं तुम्हारे पैर ही काट दूंगा। प्लीज़ यारम पैर हटाए, मुझे तकलीफ हो रही है। अब मैं जूते कभी नहीं उतारूंगी, रुख ने रोते हुए कहा था, जिस पर यारम के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मेरा बच्चा तो रो दिया। यारम ने इसके पैर से अपना पैर उठाते हुए कहा, चलो आओ अब कमरे में। अब की बार प्यास से इसका चेहरा साफ करते इसे पिचकारते हुए कमरे में जाने का कहा था, जबकि रूह के लिए कदम उठाना भी मुहाल हो गया। तकलीफ से एक बार फिर इसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन अगले ही लम्हे इसने अपने आप को यारम की बाहों में महसूस किया। बस ये उठाए हुए कमरे की तरफ लेकर जाने लगा था। पता है रूह, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे पैर काट दूं, ताकि मैं तुम्हें हमेशा अपने ही ऐसे ही अपनी बाहों में उठाकर चलना चाहता हूँ। यारम के अंदाज पर रूह ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा, जो इसी को देख रहा था। मजाक तो जान, तुम तो सीरियस हो गई। यारम ने हंसते हुए कहा तो वो भी जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। अब इस पागल शख्स का क्या भरोसा, सच में इसके पैर इसी वजह से न काट दे। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से पैर पानी में रखने के बाद तकलीफ होती है। वैसे प्यास से समझा रहा था और इसके सूजे हुए पैर पर मरहम लगा रहा था। पानी में पैर रखने से नहीं, कुचलने से तकलीफ होती है। इसका गुस्सा कम देखकर रूह ने भी अपने दिल की बात कही थी। मैं तुम्हें तकलीफ कभी नहीं देना चाहता जान, लेकिन अगर मैं आज ये नहीं करता तो तुम रोज ये काम करती। रोज उस तकलीफ सहने से बेहतर है कि एक बार ही सह लो। केवल मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ जा सकता हूँ? मैं तुम्हारा वफादार हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो। फरकान अपने कटे हुए हाथ की परवाह किए बगैर यारम को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने में मसरूफ था। केवल फरकान मर तो सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। ये सारा काम जरूर इस इंस्पेक्टर का होगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ वही तुम्हारे खिलाफ अपने आदमी को छोड़े हुए है। तो मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें सब कुछ पता लगवा कर दूंगा। फरकान इसके सामने बैठा अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ का खून रोके हुए बैठा हुआ था, जो कि बड़ी तरह से बह रहा था। ठीक है फरकान, मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ। मुझे कल इन लोगों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मेरे खिलाफ ये काम कर रहे हैं। ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है मुझे अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए। अब तुम मेरे कितने वफादार हो इसके बाद मुझे पता चल ही जाएगा। शारफ इसे अस्पताल लेकर जाओ। डेवल का आर्डर मिलते ही शारफ उठकर खड़ा हो गया था और फरकान भी इसे देकर उठ गया। तुम लैला को शादी के लिए कब प्रपोज करोगे? इन दोनों के जाने के बाद इसने हिजत से पूछा था। डेवल में प्रपोज कर चुका हूँ, अब वो अगर कोई जवाब ही नहीं दे रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम कुछ दिन के बाद कहीं आउटिंग का प्लान बनाते हैं, वहाँ तुम लैला को प्रपोज करोगे। डेवल ने आर्डर दिया था। ओके सर, और कोई हुक्म? हिजर मुस्कुराया। आर्डर तो तुझे लैला देगी शादी के बाद, अभी तो बड़ा प्यार प्यार कर रहा है। बाद में पता चलेगा कि लैला किस खेत की मूली है। यार डरा क्यों रहे हो? अभी तो पहली मंजिल पार की है प्यार की। हिजर मुस्कुराते हुए उठा था। मैं चलता हूँ, आज मेरी लैला के साथ डिनर प्लान है। हिजर मुस्कुराते हुए उठकर चला गया था। वो गाड़ी से निकला और तेजी से घर के अंदर जाने लगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी, लेकिन फिर भी इतनी ही सी देर में वो आधे से ज्यादा भीग चुका था। हमेशा की तरह आज भी वो सबसे पहले अपनी अजीज़त जान बीवी को देखना चाहता था। सबसे पहले इसने किचन में झांका, जहां वो अक्सर पाई जाती थी, लेकिन आज वहां नहीं थी। यकीन वो बेडरूम में होगी। बेडरूम का दरवाजा खोला तो वहां भी नहीं थी। इसकी गैर मौजूदगी में इसके किसी दुश्मन में इतनी हिम्मत ना थी कि वो यहाँ आता, तो फिर वो कहाँ गई? वो जिस तरह से घर के अंदर आया था, वापस से ही बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा, जब नजर सामने छत पर तेज बारिश में भीगती इसकी जान से प्यारी बीवी पर पड़ी थी। पहले तो इसकी इस तरह से गायब होने पर उसे अच्छा सा गुस्सा आ रहा था, और अब वो बारिश में नहा रही थी। यारम गुस्से से सीढ़ियां चढ़ता हुआ तेजी से ऊपर की तरफ आ गया था, लेकिन आज इसका रूप पर गुस्सा करने का कोई मूड ना था। अब वो इसे प्यार से समझाने की कोशिश करता था, शायद अपने पागलपन को कंट्रोल करना चाहता था। अब ऊपर खड़ा इसे देख रहा था। 32 साल जिंदगी में शादी से किसी औरत को इतना चाहा था, वो औरत साथ से दूर भागने वाला किस तरह से एक लड़की इसके जहन और दिल पर सवार हो गई थी, किसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं करते हुए इसकी जान पर बन आती थी। रूह को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन इसने मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो जानती थी कि सिवाय यारम के और कोई नहीं आ सकता। वो बिना पीछे मुड़े अपने काम में मसरूफ रही। अब वो इस पर चीखेगा चिल्लाएगा कि तुम बारिश में क्या आ रही हो। रूह ने अपने आप को इसकी डांस सुनने के लिए तैयार कर लिया था। काफी देर तक कोई आवाज ना आई, फिर से अपनी कमर पर किसी की मजबूत गिरफ्त का एहसास हुआ। रूह ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। वो आज समझ ना पाई थी कि इस शख्स में ऐसा क्या है जो वो इसकी मोहब्बत में इस हद तक डूब गई थी कि इसे सही और गलत की पहचान तक न रही। वो अपने रब से दुआ मांगती थी कि इसे जैसा भी इंसान मिले, इसे प्यार करे या न करे, इसे इज्जत दे, इसके हक न दे, लेकिन अम्मी की जैसा इंसानियत से आरी ना हो। लेकिन यहाँ जो शख्स इसे मिला था वो इसे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क करता था, इसकी इज्जत करता था, इसे इसके हकूक देता था, लेकिन इंसानियत नाम की इसमें कोई चीज़ नहीं थी। अभी वो यही सब कुछ सोच रही थी जब अचानक यारम ने इसे सजा किया। वो लड़खड़ाती हुई इसके सीने से आ लगी थी और अपना एक हाथ इसके सीने पर रखा, लेकिन अगले ही लम्हे इसकी शर्ट पर वो दाग देखकर इसे दूर हटी थी। फकत एक नाखून जितना दाग था। इसने बेयकीनी से अपने शोहर की तरफ देखा और फिर एक ही लम्हा ज़ाया किए बगैर वहां से भाग गई। इसके शोहर के अंदर इंसानियत नहीं बल्कि वह इंसानियत का कातिल था। वो तेजी से सीढ़ियों उतरती नीचे आई थी और अपने कमरे में बंद हो गई। थोड़ी देर के बाद बाहर से चीजें टूटने की आवाजें आना शुरू हुई थी। इसके अंदर का दरिंदा जाग चुका था। वो इसके करीब आना चाहता था, इसके साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन रूह ने इसके मोहब्बत का मुकाबला एक बूंद खून से कर दिया। वह आहिस्ता आहिस्ता उठी, बेड पर आ बैठी। से यकीन था यारम चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, कभी ये कमरा खोलकर अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये बात तो वो भी जानते थे कि यारम का अंदर का दरिंदा भी रूह यारम से इश्क करता है। तुम मुझसे नाराज हो? रुख वो डिनर के वक्त इसे पूछ रहा था, जो मुंह फुलाए आराम से बैठी खाना खा रही थी। रुख तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? वो कुछ ना बोली तो यारम ने फिर से पूछा, क्यों नाराज हो मुझसे? अब यारम सीरियस अंदाज में पूछने लगा था। मेरी मर्जी, रूह मुंह बनाकर बोली और फिर से खाना खाने लगी। इसकी हरकत पर
यारम मुस्कुराए बिना न रह सका, लेकिन मर्जी की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। अब ऐसे ही तो रूठने नहीं दूंगा ना तुम्हें। वो बहुत दिनों से अपने हाथ से खाना खिला रहा था, लेकिन आज वो खुद खा रही थी। कल रात की वजह से नाराज हो, सॉरी रुख, मैंने गुस्से में पता नहीं हाल का क्या कर दिया, लेकिन तुम भी तो ऐसे ही मुझसे दूर हुई थी ना, मुझे गुस्सा आ गया था। आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। आपके पैर पे चोट कैसे लगी यारम? यारम भी बोल ही रहा था कि उसे देखकर पूछने लगी, अरे ये आज थोड़ी लगी थी, ये तो कल लगी थी। पैर दरवाजे के बीच आ गया था। वो मुस्कुराकर बताने लगा, दरवाजे के बीच आ गया था, ये आप खुद लेकर आए थे। वो गुस्से से पूछने लगी, मेरा बच्चा मैं ऐसे क्यों करूंगा? यारम इसे बहलाने की कोशिश करने लगा था, क्योंकि आपने मेरे पैर पर चोट लगाई थी। मैं जानती हूँ आप ये सब कुछ जानबूझकर करते हैं। यारम मुझे इतना भी दर्द नहीं था कि कि आप अपने आप को तकलीफ दें। गलती मेरी अपनी थी, लेकिन जो आप कर रहे हैं, तो तुम इतनी लापरवाह क्यों हो रही हो? जब तुम्हें तकलीफ होती है तब मुझे भी तकलीफ होती है। तुम्हारा दर्द मेरी जान ले लेता है, क्यों नहीं समझती? तुम्हें तकलीफ में देकर सुकून से नहीं रह सकता। प्लीज अब ये सब कुछ कबूल कर लो। मैं अब तुम्हें सफाइयां नहीं दूंगा। मैं ऐसा ही हूँ, तुम्हें ऐसे ही इंसान के साथ सारी जिंदगी रहना है। अब मूड ठीक करो अपना। वो इसका हाथ चूम कर बोला, मुझे फातिमा बीबी से बात करनी है। थोड़ी देर के बाद वो खुद से इसके करीब घसीट कर थोड़ी देर के बाद वो कुर्सी इसके करीब सीट के करीब होकर बोली थी, कुछ दिन बाद बात करवा दूंगा। यारम मुस्कुराकर बोला था, यारम मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। आप क्या काम करते हैं आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रूह जल्दी से बोली, जैसे यारम को फातिमा बीबी का डर लगा हो। बेबी तो मैंने बता भी तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? अपने दिमाग से ये सोच निकाल दो कि मेरे खिलाफ कोई कुछ कर सकता है, या तुम यहाँ से जा सकती हो। कुछ दिन बाद बात करवा दूंगा, मुझे अभी बात करनी है। रूह जिद्दी अंदाज में बोली थी, रुख खाना खाओ, जिद मत करो। नहीं खाना मुझे खाना। रुख उठकर जाने लगी, रुख प्लीज वापस आओ, ठीक से खाना खाओ आराम से, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। वो गुस्से से बोला था। रुख ने पलट कर घूर के नजर से देखा, फिर आकर से साइड वाली कुर्सी पर बैठ गई। जितना चाहे नाराज हो, लेकिन नाराजगी में खाना कभी मत छोड़ना। मुझे ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सिर्फ ये वक्त सिर्फ मेरा है, तुम्हें इस वक्त मेरे साथ होना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहिए था। हम दोनों एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बात नहीं कर रही मैं आपसे, मैं नाराज हूँ, और जब मेरा दिल होगा मैं खुद ही राजी हो जाऊंगी। बार बार मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मुझे बात करने की जरूरत नहीं। आराम से बैठकर अपना खाना खाएं। वो गुस्से से मुंह फुलाकर बोली थी, ओके यो हाइनेस। यार वो अपना डिंपल छुपाता हुआ खाना खाने लगा। वो काफी देर ऑफिस रूम में बैठा अपना काम करता रहा था। हर थोड़ी देर में से रूह का फूला हुआ चेहरा याद आ जाता। काम ज्यादा था, इसलिए वो सारा काम खत्म करके ही अपने बेडरूम में जाना चाहता था। इसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया। वो खुश था कि रूह इसे कबूल कर दिया है। रूह इसकी हर तकलीफ को महसूस करती थी। यार ने अपना जख्म खुद से छुपा रखा था, न जाने कब रूह ने देख लिया। इस दिन रूह का पैर कुचलकर वो बहुत सुकून था, इसलिए इस रात इसने अपना पैर दरवाजे में देकर खुद को तकलीफ पहुंचाई थी। फिर क्या था, यारम पर साबित हुआ कि रूह का डर इसकी मोहब्बत से मुकाबला नहीं कर सकता। वो इससे कितना भी डराए, लेकिन वो इससे मोहब्बत भी करती थी। यारम को जो पिछले दिनों लग रहा था कि रूह का डर रूह की मोहब्बत पर हावी हो रहा है, अब यारम ने इस बेचैनी से आजाद हो चुका था। वह हंसते हुए उठा बेडरूम में आया था। अब तक नाराज होकर रूह करवट लिए सो रही थी। जब उसके करीब आया, मेरी जान क्यों रूठती हो मुझसे? तुम जानती हो ना मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। ये वक्त सिर्फ मेरा है। इस वक्त में मुझसे बातें करनी चाहिए। तुम मुझे फातिमा बीबी से बात करके सारा टाइम वेस्ट करना चाहती हो। वो इसके बालों में उंगलियां फेरता कहने लगा था। जब इसे एहसास हुआ कि रूह सो रही है। आज मैं लेट हो गया। रूह बेबी जल्दी सो गई। यार ने खुद से बड़बड़ाते हुए इसे गाल चूमा था, फिर से अपनी बाहों में भरकर कमर ठीक करके खुद भी आंखें बंद कर गया। अब जिंदगी आसान लगने लगी थी। रुख ने इसे कबूल करके इसे एक नई जिंदगी दी थी। वो बहुत खुश था। रुख की आंख खुली तो हर रोज की तरह अपने आप को यारम की बाहों में पाया। वो कितनी ही देर से देखती रही। हाथ बढ़ाकर इसके पेशानी से सारे बाल पीछे किए। वो इतना खुश रहने लगा था कि नींद में अक्सर मुस्कुराता रहता। आप बिल्कुल अच्छे नहीं है। बस ये जो आपकी डिम्पल है ना, वो इसकी डिम्पल पर उंगली फेरते हुए सोच रही थी, और मैं नाराज हूँ। इसने झट अपनी उंगली उठाई थी और एक झटके से यारम का हाथ खुद से अलग किया। यारम की आंख खुल गई। अपना हाथ संभाल कर रखिए, मैं नाराज हूँ आपसे। वो गुस्सा दिखाते हुए उठकर वॉशरूम चली गई थी। हाय ये मासूम नाराज किया। वो मुस्कुराता हुआ करवट लेकर फिर सो गया। कुछ पता चला? मैंने तुम्हें इसके बारे में पता लगाने के लिए कहा था। नहीं, कुछ नहीं पता चला। जो कोई भी है बहुत होशियारी से अपना काम कर रहा है। हिजर ने जवाब दिया। शरफ, तुम्हें मैंने काम दिया था मुल्क का पीछा करने के लिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसने शारफ को देखते हुए पूछा। डेवल, मैं बस जा रहा था। बहुत गैर जिम्मेदार हो तुम शारफ। मैं तुम्हें जो काम देता हूँ तुम नहीं कर पाते। हर वक्त किसी न किसी मस्ती में लगे रहते हो। तुम चाहते क्या हो? कुछ सीखो हिजर से, किस तरह से अपना काम खत्म वक्त पर खत्म करता है। और एक तुम हो के निहायती अफसोस होता है तुम्हें अपनी टीम में देखकर। डेवल, मैं अभी जा रहा हूँ। नहीं, अभी जाने की क्या जरूरत है, यहीं पर रहो। यारम गुस्से से कहता अपने ऑफिस में चला गया था, जबकि हिजर नजर नीचे किए हंस रहा था। इसे अपनी बेइज्जती पर बहुत गुस्सा आया। एक दिन आएगा जब डेवल को मैं बेस्ट लगूंगा और हिजर जीरो। वह हिजर को घूरते हुए बोला, जो अभी भी इस पर हंस रहा था। बेटा घूरना बंद कर, जो काम दिया है वो कर, क्या मैं कुछ सिखा दूं? इसने यारम की बात दोहराते हुए कहा तो शारफ को और भी गुस्सा चढ़ गया था। अपने काम से मतलब रखो हिजर, मैं अपना काम अच्छे से जानता हूँ। वैसे कहता हुआ बाहर निकल गया था, जबकि हिजर से देखकर रह गया। वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। क्या खबर है? मलक ने पूछा था। सर जी, आज सुबह सुबह शारफ के डेवल के हाथों बेइज्जती हुई है, जिस पर हिजर ने इसका मजाक उड़ाया। यकीन करे शारफ हिजर को ऐसे घूर रहा था जैसे इसकी जान ले लेगा। गुड, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर सुनाई। आप फोन बंद करो, इन लोगों पर नजर रखो। मलक फोन बंद कर चुका था। अगर शारफ मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे हिजर के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अगर मैं हिजर और शारफ को बेच से निकाल दूं तो फिर डेवल की सबसे बड़ी कमजोरी होगी इसकी बीवी को लेकर डेवल से कोई काम भी करवा सकता हूँ, और फिर दुबई का डॉन होगा मलक। मलक खुद ही अपने हैरात पर खुलकर हंसा था। तुम मुझे
तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया मलक? हम ऑफिस में आज वैसे भी मिलने ही वाले थे। शारफ साइड पर मलक से मिलने आया था। शारफ मुझे अच्छा नहीं लगता जब डेविल तुम्हारी इस हिजर की वजह से इस तरह से बेइज्जती करता है। जाने तुम कैसे ये सब कुछ सह लेते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हिजर को जान से मार देता। मलक ने इसके साथ जानने के लिए कहा था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सारी बातें करने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है? शारफ गुस्से से बोला था। नहीं, मैं तुम्हें हिजर की जगह दिलवाने के लिए यहाँ पर बुलाया है। वो आखिर ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से वो डेविल की नजरों में इतनी अहमियत का हामिल है, जबकि तुम इससे ज्यादा इससे बेहतर काम करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वो अहमियत नहीं मिलती जो इसकी है। वजह जानते हो? वजह है कि वो बचपन से इसके साथ है। वो इसका वर्कर होने से पहले इसका दोस्त है। और वो इसका दोस्त कैसे बना? यकीनन डेविल की दोस्ती हासिल करने के लिए इसने कुछ तो ऐसा किया ही होगा। अगर तुम इसकी नज़र में अहमियत पाना चाहते हो तो और हिजर की जगह लेना चाहते हो तो तुम्हें भी इसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके बाद डेविल ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि तुम इसके असल वफादार साथी हो। लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ? शारफ को इसकी बात ठीक लगी, इसलिए पूछने लगा। तुम डेविल की बीवी को अगवा कर लो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? शारफ ने इसका गलबान पकड़ा था। अरे मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम इसकी बीवी को किडनैप करो लो, ये नहीं कह रहा कि इसे कोई नुकसान पहुंचाओ। वो लड़की डेविल की कमजोरी है। जब डेविल की नजरों से दूर होगी तो वो पागलों की तरह से ढूंढने लगेगा। ऐसे में तुम इसकी बीवी को वापस लेकर आओगे तो वो तुम्हें हिजर से ज्यादा अहमियत देगा। और फिर हिजर का पत्ता काटो, तुम्हारा पत्ता इन। मलक मुस्कुराया तो शारफ भी मुस्कुरा दिया था। यारम की नजरों में अहमियत हासिल करने का प्लान बुरा नहीं था। शारफ ने मलक को अपने गले लगाते हुए कहा था। मलक, तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो। शारफ ने बात का आगाज किया। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो तुम? मेरी इतनी मदद क्यों करे? मेरा मतलब है तुम हिजर के साथ क्या दुश्मनी है? शारफ ने पूछा। मेरी इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन वो क्यों बेकार में डेविल की नजरों में इतना अहम बना हुआ है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं। तुम इससे बेहतर हो, लेकिन फिर भी तुम्हें सब में क्या फायदा? अब तुम इतने अच्छे तो हो नहीं कि मेरे प्यार में ये सब कुछ कर रहे हो। शारफ ने पूछा। मुझे ये फायदा हिजर को निकाल कर तुम मुझे डेविल की टीम में लाओ के शान के साथ काम करने का क्या फायदा? वो खुद एक गुलाम है, इसके साथ गुलामों वाली फीलिंग आती है, जबकि डेविल के साथ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे विनर जा रहा है। शान के साथ क्या? कुछ भी नहीं, वो खुद भी जीरो है और अपने साथ अपने साथियों को भी जीरो कर रहा है। वैसे तुम ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हो? शारफ ने पूछा था। मैं ये सब कुछ अपने लिए कर रहा हूँ शारफ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जीने के लिए अपने लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैं डेविल की नजरों में आना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम सिर्फ इसकी बीवी को उठा रहे हो, मैं इसकी बीवी को मार भी सकता हूँ। मलक ने सिगरेट जलाते हुए कहा था। ऐसा सोचना भी मत, वो बहुत प्यार करता है इससे। रूह डेवल की कमजोरी है, इसलिए मैं पहला हमला ही इसकी कमजोरी पर कर रहा हूँ। मलक ने हंसते हुए कहा था। वो खा रहा है तो रूह अब भी मुंह बनाए बैठी हुई थी। वो हंसते हुए इसके करीब आया। मैडम, आपने कहा था आप खुद ही राजी हो जाएंगी, तो फिर कब तक इरादा है आपका राजी होने का? वो इसके करीब बैठकर पूछने लगा था। इश्क में ड्रामा देख रही हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब न करे। रूह ने उंगली मुंह पर रखते हुए चुप रहने का इशारा किया था। यार ने एक नजर स्क्रीन पर देखा जहाँ कोई इंडियन एक्ट्रेस सामने तमाम तर चलवे बिखेरे डांस कर रही थी। रुख, क्या नाच गाना देख रही हो? रुख, इधर देखो ना, मेरी तरफ मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। यारम ने इसका चेहरा अपनी तरफ किया था। क्या मसला है? ड्रामा देखने देंगे मुझे आप क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? मैं नाराज हूँ ना आपसे? हटिए पीछे। वो इसे तकरीबन 1 फुट का फासला बनाते हुए बोली थी। हाँ तो मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। यारम और इसके करीब हुआ था। मैंने कहा था मैं अपने आप ही राजी हो जाऊंगी, तो फिर आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? बड़े हटिए, सुकून से ड्रामा देखने दे मुझे। रुख, यारम ने लाड से पुकारा था। यारम उठे यहाँ से, आप मेरा ड्रामा खराब कर रहे हैं। रूह ने टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा था। ठीक है, तुम राजी हो जाओ, फिर तुम ड्रामा देख लेना। जब तुम राजी नहीं होती, मैं तुम्हें कोई ड्रामा नहीं देखने दूंगा। आप जाइए यहाँ से, शायद मैं आपसे राजी होने के बारे में सोच सकती हूँ। रूह ने मुंह बनाकर कहा तो यारम के डिंपल नुमाया हुए थे। मतलब ड्रामा इतना इंपॉर्टेंट था? मियाँ जाए बाहर में। यारम ने आंखें दिखाते हुए कहा था। हाँ तो मैं नाराज हूँ ना? रूह ने किसी मुजरम की तरह याद दिलाया था। हाँ तो मैं मना रहा हूँ ना, वो इसी अंदाज में बोला। लेकिन मैं खुद राजी हो जाऊंगी। रूह ने समझाना चाहा था। रूह, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, अगर तुम राजी हो सकती हो तो हो जाओ, वरना मैं तुम्हें अपने तरीके से मनाऊंगा। यारम उठकर अंदर चला गया था। बंदा अपनी मर्जी से नाराज भी नहीं हो सकता, अपनी मर्जी से राजी भी नहीं हो सकता। रूह ऊंची आवाज में बोल रही थी। हाँ तो किसने कहा है इतने यूनिक स्टाइल में नाराज होने के लिए? वो कहाँ पीछे रहने वाला था, कहता वो अपने ऑफिस रूम में चला गया। एक बात तो बताओ लैला, अगर हिजर ने तुम्हें प्रपोज किया था तो तुम इनसे शादी के लिए हाँ एक बात तो बताओ लैला, अगर सर हिजर ने तुम्हें प्रपोज किया है तो तुम इनसे शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? अब तो तुम भी इन्हें पसंद करती हो। मासूमा इसके पास बैठकर कहने लगी थी। इसने मुझे अभी आकर प्रपोज नहीं किया मासूमा, 1.5 महीना पहले किया था। अब क्या मैं इतने पुराने प्रपोजल हाँ कर दूंगी? इसे चाहिए कि आप फिर से मुझे प्रपोज करें। मैं पुराने प्रपोजल पे हाँ नहीं करने वाली। इसे चाहिए कि एक बार फिर से मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाए। अगर वो इस उम्मीद पर बैठा है कि इसने मुझे जो 1.5 महीना पहले प्रपोज किया है मैं इस पे हाँ कर दूंगी, तो ये इसकी गलतफहमी के अलावा कुछ भी नहीं है। लैला एक अदा से कहती हुई फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई, जबकि मासूमा ने अपने पीछे खड़ी हिजर को देखा था, जो इसी के कहने पर लैला से सवाल कर रही थी। वह बिना इसे कुछ कहे अपने कैबिन की तरफ आ गया था। मोहतरमा को 1.5 महीने वाला प्रपोज पुराना लग रहा है।
अब फिर से प्रपोज करना पड़ेगा। वह मुस्कुराते हुए बोला क्योंकि इस बार से उम्मीद थी कि लैला इसे इनकार नहीं करेगी। यारम ने आउटिंग का प्लान बनाया था, वहीं में लैला को प्रपोज करूंगा। वह मुस्कुराते हुए सोच रहा था, तुम्हें यकीन है डेविल घर पर नहीं है? अगर वो घर पे हुआ ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं नहीं जा रहा, शारफ ने कदम पीछे की तरफ करते हुए कहा था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हम पूरी प्लानिंग करके आए हैं और अब तुम अंदर जाने से मना कर रहे हो। मलक ने गुस्से से इसकी तरफ देखा था। मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। वो काफी डरा हुआ था, शायद इसे डेविल का डर था। बकवास बंद करो शारफ, अंदर चलो मेरे साथ, वरना तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। अगर पकड़ा गया था तो अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लूंगा। अब वो गुस्से से बोला था। वो जबरदस्ती से अपने साथ लेकर जा रहा था जब इसे लगा कि किसी ने इसके सर पर कुछ मारा है। इसने पीछे मुड़कर देखा तो हिजर खड़ा था, जबकि मलक जमीन पर बेहोश पड़ा था। किसने इस पर ठंडे पानी फेंका? वो हड़बड़ाकर उठ बैठा था। आंखें खोलकर देखा तो एक कुर्सी के साथ बंधा हुआ था, जबकि हिजर इसके साथ सर पर खड़ा था। इसने भी आगे पीछे नजर घुमाकर देखा। टेबल सामने कुर्सी पर बैठा था, जबकि शारफ यहाँ के ही नहीं था। मैं तुम्हारे पीछे हूँ मेरे अजीज दोस्त, मुझे यहाँ देखो, किसने बहुत प्यारी सी आवाज में कहा था। गुस्से से मलक का चेहरा सुर्ख होने लगा, जबकि हिजर ने इसका चेहरा देखकर क्या क्या लगाया था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धोखा देने की? मलक समझ चुका था कि ये सब कुछ शारफ की चाल थी। वो इसे फंसा रहा था और कुछ हद तक कामयाब भी रहा था। जब यारम आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके करीब आया, मेरे खिलाफ जंग कर रहे थे, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम मेरे मासूम बीवी को उठाने वाले थे, तुम मेरी बीवी को किडनैप करने वाले थे, वो भी मेरे आदमी के साथ मिलकर। तुम्हें लगा कि मैं ऐसा होने दूंगा? क्या वाकई इतना आसान है ये? मलक वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था, जबकि इसके हाथ में ब्लेड को पहले ही देख चुका था। तुम मुझे नहीं मार सकते देवल, क्योंकि तुम जानते हो अगर मैं तुम्हें अगर तुम जानते हो अगर मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कौन कर रहा है, तुम्हें और कोई नहीं बता पाएगा। सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो कौन है जो तुम्हें फंसाना चाहता है, तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तुम जानते भी नहीं हो तुम्हारे साथ क्या क्या करने के बारे में सोच रहा है। मलक ने हंसते हुए कहा था। इसके चेहरे पर कोई डर था इसके चेहरे पर कोई डर ना था। इसके हंसने पर यारम भी हंसने लगा। तुम्हें लगता है कि मलक तुम वो वाहिद आदमी हो जिसे वो भेजेगा यहाँ? तुम्हारे बाद भी बहुत आएंगे और तुम सब लोग मेरी प्लानिंग कर सकते हो। तुम और तुम्हारे बॉस फिर मुझे ट्रैप करने के बारे में सोच सकते हो, कर नहीं सकते। मेरी मासूम बीवी को इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। यारम गुस्से से बोला। इसके अंदर का दरिंदा जाग चुका था, जिसे वो बहुत दिनों से सुलाए हुए था। यारम का ब्लेड इसके जिस्म पर किसी सांप की तरह रेंगने लगा। थोड़ी देर में इसका पूरा जिस्म लहूलुहान हो चुका था। वो चीख रहा था। यारम को इसकी चीखें सुकून दे रही थी। यारम ने इसके जिस्म का एक हिस्सा अलग किया। इसकी चीखों की आवाज पूरे हाल में गूंज रही थी। यह हाल घर से थोड़े फासले पर था, जिसका आज पहली बार इस्तेमाल किया गया था। वो रूह को 2 घंटे का वक्त देकर आया था, लेकिन अब आधी रात से भी वक्त ऊपर जा चुका था। इसे वापस जाना था। ना जाने रूह अब तक सो चुकी होगी। इसके कपड़े खून से रंगे हुए थे। अब इसने यही दुआ मांगनी थी कि रूह सो ही जाए, क्योंकि अगर इसने इसकी हालत में देख लिया तो इसे मजीद पसंद हो जाएगी। मलक को इतनी बुरी मौत देने के बाद भी इसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो वहीं बैठकर मजीद वक्त गुजरने का इंतजार करने लगा। रात के तकरीबन 2:30 बजे वो अपने घर में दाखिल हुआ था। इसकी शर्ट खून से लथपथ थी और जिस्म से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। आंखें सुरख अंगारे की मानत थी, बाल बुरी तरह से बिखर चुके थे। इसके अंदर का दरिंदा सीना ताने खड़ा था। इसे यकीन था वो सो चुकी होगी। बेडरूम में जाने के बजाय वो दूसरे कमरे में गया था। अपने जिस्म से खून आलूदा कपड़े, बदबूदार कपड़े अलग करके इसके कमरे में जरूरत के वक्त कुछ पहनने वाला कूड़ा इस अपने जिस्म से खून आलूदा गंदे बदबूदार कपड़े अलग करके इस कमरे में जरूरत के वक्त पहनने वाला काला कुर्ता शलवार सूट निकाला। कपड़े चेंज करके वो बाहर आया और इन गंदे कपड़ों को आग लगाकर जला दिया। परसुकून होकर अपने बेडरूम में आ गया, जहाँ इसकी रूह मुकम्मल हुस्न और मासूमियत लिए सो रही थी। वह 2 दिन से इससे नाराज थी। संजीदगी ने शैतानी मुस्कुराहट की जगह ले ली। अभी अभी काला कुर्ता जो पहनकर यहाँ आया था, एक लम्हे में उतारकर इसके मुंह पर दे मारा। वह बिलबिला कर उठी थी। सामने खड़ा यारम मुकम्मल यकीन करके वो पूरे होशो हवास में उठ चुकी है, इसके करीब बैठ गया। हाथ पकड़कर इसे घसीट कर अपने करीब किया। मुझे लगता है तुम मुझसे नाराज हो तो मुझे मनाना चाहिए। अब तुम राजी नहीं हो रही तो मुझे अपना फर्ज पूरा करने दो, बहुत मासूमियत से कहा गया था, जबकि इसके चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि इसका मनाना इसकी मोहब्बत से भी ज्यादा शिद्दत पसंद होगा। रुख ने एक पल में इसका हाथ छुड़ा कर इसे फासला काम करने की कोशिश की थी, लेकिन यारम की एक ही गुड़ी से मंदा तक काम गई थी। यारम ने घूरना ना छोड़ा तो खुद ही इसके करीब आ गई। गुड गर्ल खींचकर अपनी बाहों में लेकर एक पल में ही इसे बेबस कर गया था। लेकिन सच तो यह था कि इसके सामने यारम खुद बेबस था, क्योंकि यारम के अंदर का दरिंदा भी रूह नूर से इश्क करता था और इसके इश्क के सामने रूह भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी। सुबह यारम की आंख खुली तो रूह इसके बिल्कुल करीब सो रही थी। पहले यारम कितनी देर से देखता रहा, फिर शरारत से इसके लबों पर झुक गया। रूह ने अगले ही लम्हे इसके सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर किया था। आपको शर्म नहीं आती किसी सोए हुए इंसान के साथ ऐसी हरकत करते हुए? रूह अपनी शर्म एक साइड पर रखते हुए गुस्से से पूछने लगी थी, जबकि यारम बहुत दिलचस्पी से इसका सुलूक होता चला देख रहा था। नहीं, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मैं बहुत ही बेशर्म इंसान हूँ और तुम्हारे साथ कुछ भी करते हुए तो मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। कहते हुए यारम एक बार फिर इसके लबों पर झुका और प्यारी सी शरारत की। इसके लबों को बख्शता
एक नजर उठाकर इसे देखा, फिर मुस्कुराया। इससे पहले कि वो उसके लबों को दोबारा अपना निशाना बनाता, रूह इसे धक्का मारती इसके करीब से उड़ गई थी। आप जैसे बेशरम लोगों को शर्म दिलाना अच्छे से आती है मुझे। वो अपना हया से धमकता चेहरा फेर कर बोली थी। और अब उठे फौरन। रात हिजर भाई ने फोन किया था ना कि हम घूमने जा रहे हैं, आपको अगर आना है तो आ सकते हैं हमारे साथ। रूह ने ऐसे कहा जैसे इसी का प्लान हो जाने का। मेरे ही प्लान में तुम मेरे ही प्लान में मैं तुमसे इजाजत नहीं मांगूंगा जाने की। यारम ने इसे बताना चाहा कि घूमने का प्लान इसी का है। यारम इस वक्त में कोई बहस नहीं करना चाहती। मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं जा रही हूँ तैयार होने। वो खुशी खुशी जाने लगी कि यारम ने इसका हाथ पकड़कर खींचा था, जिससे वो सीधी इसके सीने पर आ गिरी थी। बेबी, वो जो लैला है ना, तैयार होने में तकरीबन 5 घंटे लगाएगी। तब तक हम अपने होने वाले बच्चों की प्लानिंग करते हैं ना। इसकी बात सुनकर रूह को एक बार फिर शर्म और हया ने आ गिरा था, जबकि यारम प्यार से कहते हुए इसके दोनों हाथ कैद कर दिए थे। यारम, मेरे साथ फ्री होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इस वक्त में बिल्कुल भी आपकी कोई भी बात नहीं मानने वाली। पीछे हटे, वो नजर झुकाकर बोली थी, जबकि हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। हाँ, तुमने कह दिया और मैं पीछे हट गया। कोई यारम ने इसका मजाक उड़ाया था। कभी तो वक्त देख लिया करें। अब सुबह 10 बजे आपको रोमांस करने का मूड हो रहा है। गलत बयानी मत करो, मैंने रोमांस की बात नहीं की, अपने होने वाले बच्चों की प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, मेरे बच्चे दुनिया में जल्दी आना चाहते हैं। वो इसे आंखें दिखाते एक बार फिर से इस पर झुका था। यारम रुख ने आखिरी कोशिश की इसे रोकने की, मगर वो यारम ही क्या जो रुक जाए। आखिर ने इसकी शिद्दतों के सामने हार मानकर अपना आप इसके हवाले कर ही दिया था। हिजर, शारफ, लैला, मासूमा गाड़ी में बैठे इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। जल्दी करो यार, कहा भी था हम लोग जल्दी निकलेंगे, इसलिए तो रात को बताया था ताकि सब लोग वक्त पर तैयार हो जाओ, ताकि हम वक्त पर निकले। हिजर ने सिर्फ पहली लाइन ही ऊंची आवाज में बोली थी, बाकी तो वो सिर्फ मनमनाया था। हाँ क्या कर रहे थे, हाँ क्या कह रहे थे तुम? यारम ने बाहर आते हुए अपना सामान गाड़ी की डिग्गी में रखते हुए पूछा था। कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था कि तुम्हें कुछ और वक्त चाहिए तो हम यहाँ इंतजार कर लेते हैं तुम लोगों का, आराम से आ जाओ। हिजर की बात पर शाहरुख का कहका बुलंद हुआ था। इसे क्या दौरे पड़ने लगे हैं? यारम ने शाहरुख को कहका लगाते हुए देकर पूछा था। दफा करो डेवल, तुम तो जानते हो इस पागल को। हिजन ने इसका ध्यान बटाया, जब रूह भी जल्दी से बाहर आ गई थी। आज यारम की मनमानियों ने बहुत लेट कर दिया था। इस वक्त भी यारम इसे ऐसी नजर से घूर रहा था जैसे रूह को इसके इरादे खतरनाक लगे थे। हम 6 लोग जा रहे हैं, रूह ने खुशी से पूछा था। 6 नहीं 7। मासूमन ने एक छोटा सा डब्बा इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, जिसे रूह ने खुशी से थाम लिया और यारम की तरफ देखने लगी, जो उसे खोलने का इशारा कर रहा था। रूह ने डब्बा खोल के देखा तो इसे यकीन नहीं आ रहा था इसका सोनू जिंदा है। वो बेयकीनी से अपने सामने हिलते जुलते अपने सोनू को देख रही थी, जो अपनी दोस्त को दोबारा पाकर बहुत खुश नजर आ रहा था। इस दिन हम तुम्हें लेकर अस्पताल चले गए थे, जबकि मासूमा और लैला सोनू को बचाने में लग गई थी। इन दोनों ने इसे बचा लिया। इसके सर पर चोट लगने की वजह से हालत इतनी खराब हो गई थी कि इसका बचना मुश्किल था। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि वो मर चुका है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में ज्यादा उदास हो। इसे अपने सामने मरते हुए देखो। वैसे भी लड़कियां ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं अपने जज्बात। शारफ शरारत से बोला तो मासूमा ने इसे घूर कर देखा था। तुम कुछ ज्यादा नहीं घूरने लगी मुझे? शारफ ने बदले में से घूरकर पूछा। अच्छा मैं समझा क्या? शारफ ने फर्जी अच्छा मैं समझा। शारफ ने फर्जी का लड़ झाड़ते हुए अपने आप को हैंडसम कहना चाहा था। डोंट वरी, मेरा टेस्ट इतना भी खराब नहीं है। मासूमा ने इसे आग लगाई और जाकर गाड़ी में बैठ गई, जबकि यारम और हिजर दोनों ही ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे दिलासा दिया था। वो लोग इस वक्त दुबई में सबसे बड़े बीच पर मौजूद थे। ये इलाका वैसे भी हर तरह से समुद्र में गिरा हुआ था। ठंडी हवाएं चेहरे को जब समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें इनके पाँव को छूकर चली जाती, खिलती धूप में भी रूह को सर्दी का एहसास हो रहा था। लैला और हिजर एक दूसरे के साथ साथ नंगे पांव गीली मिट्टी पर टहल रहे थे, जबकि मासूमा और रूह दोनों अपने सोनू के साथ खेल रही थी। रूह ने जल्दी ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि मासूमा भी सोनू के साथ काफी अटैच हो चुकी है और सोनू भी काफी हद तक मासूमा के साथ घुल मिल चुका है। अब इसकी एक नहीं बल्कि दो दोस्त थी। थोड़ी देर के बाद यारम ने रूह को कुछ दूर आने का इशारा किया, जबकि शारफ इसी की तरफ चला आ रहा था। रूह तुम्हें डेविल बुला रहा है, इसे यारम का पैगाम देता हुआ सोनू की तरफ आया। मुझे यहाँ डेविल ने बेचा है, कोई गलत मतलब मत निकालना। इसने मासूमा को देखकर बोला कहा था। मैं क्यों कोई गलत मतलब निकालूंगी? मासूमा ने नासमझी से पूछा था। सॉरी, अब तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। शारफ बेनियाजी से कहता अपनी जेब में हाथ डाला रहने लगा, जबकि मासूमा से घूर कर रह गई थी। यारम रूह को लेकर बीच के एक साइड की तरफ आ गया था। तुम्हें पता है हम यहाँ पर क्यों आए हैं? इसने रूह का हाथ थम कर पूछा था। घूमने फिरने, रूह ने मासूमियत से जवाब दिया था। बेख्तियार यारम के डिंपल नमाया हुए थे। हाँ मेरा बेबी, वो तो हम आए हैं, लेकिन यहाँ हम एक और खास बात भी है। यारम ने इसे हिजर और लैला के बारे में बताना चाहा था। अच्छा, तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी को प्रपोज करने वाला है, इसने लैला और हिजर की तरफ इशारा करके बताया था। क्या सच्ची? रूह ने एक्साइटेड होकर पूछा, जिस पर यारम ने इसे मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाई थी। हिजर चलते चलते अचानक ही जमीन पर बैठ गया। लैला ने घबराकर 2 कदम पीछे हटाए, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। वो जानती थी हिजर क्या करने वाला है। मासूमा ने उड़ती उड़ती खबर इस तक पहुंचा दी थी। हिजर इसके सामने जमीन पर बैठा था, फिर इसने इसका हाथ थामा। मैंने सुना है कि तुम 1.5 महीने पहले वाले प्रपोजल का कोई जवाब देने का इरादा नहीं रखती, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास दिला दूं। सो मिस उम्मे लैला, मैं
मैं तुम्हें मिसेस हीजर बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करोगी? हीजर को पूरा यकीन था वो इनकार नहीं करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी इसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। बेख्तियार ही लैला की आंख से एक आंसू गिरा जो उसने फौरन साफ करना चाहा, लेकिन दोनों हाथ हीजर के हाथों में होने की वजह से वह ऐसा ना कर पाई। इन आंखों को छुपाने की कोशिश मत करो लैला, तुम भी एक आम लड़की हो, एक आम लड़की जैसे दिल रखती हो, बहादुर मत बना करो। ये हीजर तुम्हारे अंदर बाहर हर अंदाज से वाकिफ है। हीजर के पास कहने की देर थी जब लैला जमीन पर बैठी और उसकी बाहों में समा गई, जबकि जबकि इन से काफी दूर फासले पर खड़ी रूह यारम से चिपकी नाच रही थी। जबकि इसकी इस मासूम हरकत पर यारम से अपने साथ लगाए मुस्कुराई जा रहा था, जबकि दूर मासूमा शोनू को अपने गले लगाए तालियां बजाने में मसरूफ थी। शाहरुख पास खरा अपने लिए एक ऐसे ही दिन का इंतजार कर रहा था। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आज सब यहीं रुक जाए ना, रुकने ने जाते देखकर कहा था। अब तो हमारा घर भी बहुत बड़ा है, यहाँ आप सब लोग आसानी से रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मासूमा हम रात को हिजर भाई की शादी की प्लानिंग करेंगे, इसने पास खड़ी मासूमा को देखकर कहा था, जिस पर कुछ फासले पर खड़ी लैला के काल सुर्ख होने लगे थे। इतनी जल्दी शादी? शाहरुख ने कहा था। हाँ तो क्या हिजर भाई लैला को सिर्फ प्रपोज पर टरकाने का इरादा रखते हैं? अब लैला ने हाँ कर दिया तो हमें शादी की प्लानिंग करनी चाहिए। अरे मैं तो कहती हूँ इसी हफ्ते की कोई अच्छी सी डेट देकर हम इनका निकाह करेंगे। रुख ने गोया एक और धमाका किया था। एक मिनट रुक, पहले दूल्हा और दुल्हन से तो पूछो ना, तुम अपनी प्लानिंग किए जा रही हो? यारम ने कहा था। भाई जो मेरी गुड़िया कहेगी वो बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं किसी भी वक्त दूल्हा बनने के लिए तैयार हूँ। हिजर लैला को देखकर मुस्कुराया था। हाँ लेकिन लैला को तो इतराज हो सकता है ना, इससे पूछ लो, इस बार शाहरुख बोला था, जबकि सबको अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर लैला अपनी आंखें तक नहीं उठा पा रही थी। मुझे क्यों देख रहे हो सारे, मैं क्या बोलूं? लैला कंफ्यूज सी बोली। वो बोल सी लड़की आज के दिन मैं इन्हें अपने बहुत सारे छुपे हुए अंदाज दिखा रही थी जो कोई नहीं जानता था। लैला बीबी शर्माती भी है, ये तो कमाल हो गया। शाहरुख ने नहरा लगाया था। मैं शर्मा नहीं रही, मैं बस बता रही हूँ। लैला अपनी हया छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी, जिस पर सभी कह लगाकर हंसे थे। तो बस डिसाइड हो गया, हिजर और लैला का निकाह इसी हफ्ते होगा, यार ने रूह को देकर कहा था। जब से शादी की बात हुई थी रूह और मासूमा दोनों ही लैला के पास बैठी हुई थी, जबकि यारम और शाहरुख हिजर वाले कमरे में थे। चलो अब डिसाइड तो हो गया कि शादी इसी हफ्ते में होगी। तुम्हें क्या लगता है कौन सा दिन सबसे बेहतर है निकाह के लिए? मेरे ख्याल में जुमे को निकाह करते हैं, मुबारक दिन है, सब कुछ मुबारक होगा, और वैसे भी शोर शराबा होगा नहीं, सिर्फ सादगी से निकाह करेंगे। और रुखसती हिजर ने कहा था। क्या मतलब शोर शराबा नहीं होगा? रुख जो अपने लिए इनके लिए चाय लेकर आई थी पूछने लगी, देखिए हिजर भाई आपको कोई शौक नहीं होगा शोर शराबे का, लेकिन लैला ने अपनी शादी के बारे में क्या क्या सोचा होगा, न जाने क्या क्या होप से जाके बैठी होगी, और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि शोर शराबा नहीं होगा? हम सारी रस्में अदा करेंगे, सिर्फ निकाह और रुखसती, ये क्या बात हुई? हम सारी रस्में अदा करेंगे। मेरी शादी भी इतनी सादगी से हुई, कोई रस्म नहीं हुई। आपको क्या पता लड़कियों का कितना शौक होता है अपनी रस्मों का। शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होती है, इसे भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। मायूं मेहंदी करेंगे, दिन डालेंगे, फिर धूमधाम से निकाह होगा, फिर शादी, फिर रुखसती और फिर वलीमा, सारी रस्में अदा होंगी। और अगर आपको इतना ही शौक है सादगी से शादी करने का तो दुल्हन कोई और ले लें, लैला आपसे शादी नहीं करेगी। रुख गुस्से से कहती कमरे से बाहर निकल गई थी। गाइस अब वो होगा जो मेरी बीवी चाहेगी, यारम ने ऑर्डर दिया था। यार वैसे, हाँ यार वैसे भी रूह बिल्कुल ठीक कह रही है, लड़कियों की कितनी ख्वाहिश होती होगी शादी की, और हम कैसे सादगी से शादी के बारे में सोच रहे थे। वैसे भी ये लैला की पहली शादी है, हमें इसके सारे अरमान पूरे करने चाहिए। शाहरुख ने समझदारी का सबूत देते हुए कहा था। अबे ओए लैला की ये पहली शादी है, तेरी क्या मुराद है? ये लैला की पहली और आखिरी शादी है, हिजर तब भी तो गया था। अरे यार मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा था कि लैला की पहली शादी है, हो सकता है कुछ दिन में इसका मूड बदल जाए। शाहरुख ने खुद ही अपने लिए मुसीबत बुला ली थी। रुक बेटा, पहले मैं तेरा मूड दुरुस्त करता हूँ। हिजर गुस्से से उठकर इसकी तरफ बढ़ा, जबकि इनकी हालत देखकर यारम लाइव शो देखने के लिए सामने सोफे पर बैठा था। वो कमरे में आया, रुख अपने शोनू को इसकी जगह पर रखे बड़े आराम से इसके साथ बातों में मसरूफ थी। ये नहीं था हमारे साथ तो सब कुछ ठीक था, ये भूतना फिर से आ गया। यारम को गुस्सा आया। रुख अभी के अभी इसको यहाँ से नीचे करो, कितनी बार कहा है तुम्हें मेरे बेड पर मत रखा करो इसे। वो गुस्से से तनफन करता इसके पट्टे को पकड़ चुका था। यारम मैं बोल रही हूँ, इसको जरा भी चोट लगी ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, रुख ने धमकी दी, जबकि इससे पहले कि यारम से अपने पट्टे समेत जमीन पर फेंक चुका था। यारम ये आपने अच्छा नहीं किया, आज से मैं आपसे बात नहीं करूंगी। वो गुस्से से कहते अपने शोनू की तरफ लपकी, जो इसकी तरफ दौड़ के वापस आ रहा था। इसे मेरे कमरे से निकालो फौरन, अभी के अभी। रुको इसकी तरफ वापस जाता देखकर वो इसी की तरफ लपका। शोनू कहीं नहीं जाएगा, ये हमारे रूम में रहेगा, रूह ने फैसला के अंदाज में कहा था। रूह अगर ये हमारे कमरे में रहेगा तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। यारम ने इसी के अंदाज में फैसला सुनाया था, जिस पर रुख ने बाहर के दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया, मतलब आप जा सकते हैं। रुख तुम इस कुत्ते के लिए मुझे कमरे से बाहर निकाल रही हो? यारम शौक में था। आप जब एक कुत्ते के लिए इस कमरे को छोड़ सकते हैं तो मुझे भी आपको कमरे से निकालने में कोई इतराज नहीं, आप जा सकते हैं। रुख ने एक बार फिर से दरवाजे की तरफ इशारा किया, जिस पर यारम गुस्से से बाहर निकलकर सीधा हिजर और शराफ वाले कमरे में आ गया, जहां हिजर और शराफ इसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मतलब दुबई की डॉन को बीवी ने कमरे से निकाल दिया, हिजर ने ऊंची आवाज में कहकर लगाया, जिस पर यारम इन दोनों को आंखें दिखाता इनके बीच आ ले रहा था। सुबह होते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। रुख के मुताबिक आज के दिन डलने का था, तभी जाकर जुम्मे के दिन पर इनका निकाह होना था। रुख के आर्डर के मुताबिक निकाह का वो दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देख सकते थे, और आज ही ने मानियो बैठना था। रुख ये सब कुछ क्या कर रही थी? तुम तो साइड पे हो गई।
रूह कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो? तुम तो मेरी साइड पे होगी ना? हिजर ने इसे समझाना चाहता है, नहीं हिजर भाई, मैं और मासूमा लैला की साइड पे हो और यारम और शरफ भाई आपकी साइड पे। तो मैं लड़के वाली और आप लड़के वाले हैं। इसने शरफ और यारम को बताया था, नहीं गुड़िया तुम मेरी साइड पे हो और तुम्हारे अलावा इन सबको भी लड़की वाली साइड पे भेज देता हूँ, और तुम्हारे अलावा इन सबको मैं लड़की वाली साइड पे भेज देता हूँ। बस मुझे मेरी गुड़िया चाहिए अपनी साइड पर। हिजर ने इसे प्यार से कहा था, मतलब मैं अकेले आपकी साइड पर, ये सारे लैला की साइड पर। रूह ने मुंह बनाकर कहा था, हाँ तो रूह शादी हो रही है, कौन सी जंग हो रही है जो तुम्हें पूरी टीम की जरूरत है? यारम ने लुकमा दिया था, अरे क्यों, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शारफ इसके करीब आकर खड़ा हो गया, ये मासूमा और यारम लैला की तरफ और मैं तुम हिजर की तरफ। शारफ ने कहा था, लेकिन मुझे नेक नहीं मिलेगा ना? रूह ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, जिस पे यारम के दिन पर नुमाया हुए थे, क्यों नहीं मिलेगा? बहन को इतना कुछ तो मिलता है। शारफ ने इसकी शक्ल देखकर कहा था, हाँ शारफ भाई, बहन को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सालियों को भी तो बहुत कुछ मिलता है। इसने शारफ को आंखों में इशारा करके बताया था, जिस पर यारम की मुस्कुराहट एक बार फिर से खुल उठी थी। डोंट वरी रूह, तुम्हें ज्यादा मिलेगा। हिजर फौरन से बोला, कहीं वो सच में पार्टी चेंज ना कर दे। और यहाँ खड़ा हर इंसान जानता था कि रूह का हिजर के साथ होना कितना जरूरी है। अरे रूह, तुम फिलहाल लड़के वाले की तरफ हो जाओ, जब निक की बारी आएगी तो तब तुम लड़की वालों की तरफ हो जाना। मतलब एक तीर से दो शिकार। शारफ ने इसके कान में कहा था, ठीक है भाई, मैं आपकी तरफ हूँ, लेकिन लेकिन जब दुल्हन आपके पास लाकर बिठाएंगे ना, तो मैं लड़की वालों की तरफ हो जाऊंगी। ठीक है भाई, आपकी तरफ हूँ, लेकिन जब दुल्हन को आपके पास लाकर बिठाएंगे ना, मैं लड़की वालों की तरफ से हो जाऊंगी। रुख ने फैसला कर लिया था। मेहमानों में आप किसे किसे बुलाना चाहेंगे, एक लिस्ट बना दे। रुख ने कहा था, कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं, हम चंद लोग ही होंगे शादी पे। क्या मतलब, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर? क्या कोई भी नहीं होगा? रुख ने हैरानगी से पूछा था। हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं, हम सब एक दूसरे की फैमिली मेंबर्स हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हिजर ने मुस्कुराकर बताया था। तो रुख भी खामोश होगी। जिस तरह का वो काम करते थे, इनकी कोई फैमिली या दोस्त होगी, ये वो सोच भी कैसे सकती थी। इन सब की संगत में वो बहुत कुछ भूल जाती थी कि वहाँ लोग हैं कौन। यारम, ये लाइटिंग लगाने में मदद करे ना। सभी कोई ना कोई काम कर रहे थे, यहाँ तक कि लैला और हिजर को भी इसने किसी न किसी काम पर लगाया हुआ था। एक यारम ही था जो आराम से बैठा हुआ था, जिसे कोई काम नहीं करना। अपने शोनू को बोलो ना, जिसकी वजह से मुझे कमरे से निकाला था। यारम घूरकर इसे अपने मोबाइल पर मसरूफ हो गया था। आप मेरे क्यूट से प्याले से बेबी से जेलस होकर जिद लगा रहे हैं। वो क्यूट सा प्याला सा बेबी मेरे कमरे में रात को मेरे बेड पर सोया था, और ये इसकी तरफ से जिद थी। आप मेरी तरफ से जिद है, कहो अपने लाडले को के मदद करे तुम्हारी। वो गुस्से से कहता शफा को चाय देने के लिए कहने लगा था। यारम, आप नाराज हैं मुझसे? रुख मासूम सी शक्ल बनाकर बोली थी। हाँ नाराज हो, और बहुत सख्त नाराज हो तुमसे। आप मुझसे तकरीबन 2 फुट के फासले पर रहोगे। नाराजगी में इतना करीब आना अलाउड नहीं होगा। वो इसके करीब आने पर चोट करने लगा था। आपको पता है ना, आप जब नाराज होते हैं तब और भी ज्यादा क्यूट लगते हैं, बिल्कुल छोटे बेबी की तरह। रुख ने इसे बड़ी मासूमियत से बहलाना चाहा था। रुख, मैं 8 साल का बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम इस तरह से बहलाओगे। कैसी बीवी हो तुम? 5 वक्त की नमाजें पढ़ती हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि अगर शोहर नाराज हो तो बीवी की नमाजें कबूल नहीं होती, और हर वक्त फरिश्ते इस पर लानत बेचते रहते हैं। छी रूह, अल्लाह के सामने तुम्हारा अमाल नामा तो बहुत गंदा हो रहा है। यारम ने इसे डराया था। तो मैं आपको मना तो कर रही हूँ ना आपको। रूह इसके एक एक बात पर ईमान लाती फौरन घबरा कर बोली थी। कहाँ मना रही हो? कब मनाया है तुमने मुझे? लगता है तुम मुझे मना रही हो। यारम दोनों हाथ कमर पर रखता पूछने लगा था, मतलब अभी नहीं मनाया, अब मनाऊंगी ना। रुख ने फौरन हाथ इसकी शर्ट के बटन पर रखे थे। रुख, मुझे मना रही हो या 4 साल के बच्चे की तरह मेरे बटन के साथ खेल रही हो? ठीक से मनाओ मुझे, इस तरह से नहीं मानने वाला मैं। रुख, यारम ने लानिया कहा था। कैसे मानेंगे, मैं वैसे ही आपको मनाती हूँ। रुख मुस्कुराकर इसके करीब हुई तो यारम ने इसके कमर पर अपने हाथ रख लिए थे। इसकी इस हरकत पर रुख शर्माई थी। यारम ने इसके थोड़ी पे हाथ रखकर इसका चेहरा ऊंचा किया तो रुख ने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि यारम इसके होठों पर झुकता, शारफ तेजी से कमरे से निकला। चोर रूह को पुकार रहा था। यारम ने झटके से छोड़कर, से पहले कि वो दीवार से लगती, शारफ ने इसे थाम लिया। तुम लोग बिजी हो तो मैं बाद में आ जाता हूँ, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि तुम लोग रोमांस बाद में कर लेना, पहले हम काम कर लेते हैं। वो शारफ ही क्या जो सीधे तरीके से कोई बात कर दे। यारम इसे आंखें दिखाता वहां से चला गया था, जबकि वो अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए इसे इधर उधर के काम बताने लगी थी। आज दिन डाल दिए गए थे। कल मानी और मेहंदी थी। सब लेडीज को ऑर्डर दे दिए गए थे कि अपनी अपनी शॉपिंग कर लो। इस वक्त वो लैला, रूह और मासूमा शोनू समेत शॉपिंग पर गई हुई थी। लैला ने शादी का ड्रेस रूह की मर्जी से लिया, जबकि वलीमे का ड्रेस इसने मासूमा की मर्जी से लिया था। मेहंदी का लहंगा इसने खुद पसंद किया था। वो रूह को बहुत ज्यादा अहमियत दे रही थी। शायद वो यारम के लिए इसकी मोहब्बत देख चुकी थी, या फिर हिजर की वजह से, लेकिन सच्ची बात यही थी कि अब लैला के लिए रूह बहुत खास हो चुकी थी। अब तो लैला रूह की अच्छी दोस्त भी बन चुकी थी, जबकि शोनू की वजह से मासूमा भी रूह के बहुत करीब आ चुकी थी। अब रूह ने सबको कबूल कर लिया था। वो जानती थी कि वो यारम से दूर नहीं जा सकती, वो चाहे या ना चाहे इसे ये सब कुछ कबूल करना ही होगा। तो फिर वो कब तक यारम को इस बात की सजा देती रहती। रूह, या तुम ये शहर क्यों रूह यार, तुम ये साड़ी क्यों नहीं पहनती? तुम पर बहुत छूट करेगी। लैला ने खूबसूरत साड़ी की तरफ इशारा किया था। नहीं यार, मैं ये नहीं पहन सकती, बहुत अजीब सी है, और थोड़ी इसकी तो स्लीव्स भी नहीं है। यारम को भी ऐसा लिबास नहीं पसंद। रूह ने मुंह बनाकर कहा तो लैला ने मजीद फोर्स ना किया था, लेकिन फिर भी इसकी सारी शॉपिंग अपनी मर्जी से की थी, क्योंकि रूह को अपना होश ही कहाँ था। वो तो यारम, हिजर और शारफ की शॉपिंग करने में मसरूफ हो चुकी थी, जो कि घर पे बाकी काम संभाल रहे थे।
हद है यार, हमें काम पे लगाकर खुद मजे मारने चली गई हैं। मजाल है जो हमारे लिए एक भी चीज ली होगी। सब अपनी अपनी चीजें खरीदने में मसरूफ हो गई होंगी। और तो और मासूमा से तो बहाना चाहिए शॉपिंग करने का। हाय मुझे जिलाने के लिए सारे ढंग पहने की। शारफ ने आप भरकर कहा था। वो क्या होता है? चोली घाघरा, लंबे लंबे दुपट्टे, वो लंबी लंबी सैंडल्स और फिर वो कान को छेदने वाले झुमके। मजाल है जो हमारा ख्याल आ जाए। यार इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अगर तुम्हें चोली घाघरा, लंबे इयररिंग्स और सैंडल्स पहनी है तो मैं तुम्हें ले देता हूँ। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मेरी शादी का तोहफा। इसने मासूमियत से कहा था। हाँ भाई क्यों नहीं, सब कुछ ला दे। लेकिन अगर तू मुझे शादी का तोहफा देना चाहता है तो मेरी शादी करा दे, ताकि वो सब कुछ कोई पहन भी सके। तुम दोनों यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? लाइटिंग लगा दी तुमने बाहर की? इसने कमरे में आकर हिजर से पूछा था। नहीं यार बस अभी लगाने वाला हूँ। हिजर ने उठते हुए कहा था। यार जल्दी करो, क्यों मेरी जान साहब में डालने वाले? रूह हर 2-3 मिनट के बाद फोन करके पूछ रही है। प्लीज यार उठ, अगर वो काम हुए बगैर पहुंचाई तो फिर छोड़ेगी नहीं। यार ने मस्किन सी शक्ल बनाकर कहा। तो दोनों को हंसी आ गई थी। दुबई का डॉन अपनी बीवी से डरता है। यार ये खबर तो सुबह की न्यूज में आनी चाहिए। हिजर ने शारफ के कंधे पर हाथ रखकर इसे बाहर ले जाते हुए कहा था। बेटा जल्दी काम खत्म करो, वरना इस खबर का तो पता नहीं ये खबर जरूर आएगी कि दुबई का डॉन अपनी बीवी के हाथों बेरहमी से मारा गया। यारम ने इनकी सुस्ती देकर कहा था। तो दोनों हंसते हुए बाहर निकल गए थे। चल शारफ बेटा ऊपर चढ़ जा, मैं तो नहीं चढ़ने वाला। यार मेरी कल शादी है, ये ना होगी शादी से पहले मेरा हाथ पैर टूट जाए। लैला ने तो एक लम्हा नहीं लगाना कबूल नहीं है कहने में। हिजर ने मासूम से शक्ल बनाकर इसे ऊपर चढ़ाया था। यार क्या लड़के वाले की तरफ हूँ, लेकिन लड़के वालों का सारा काम तो मुझे करना पड़ रहा है। शारफ ने मुंह बनाया था। अबे तू तो सिर्फ लड़के वालों में लड़का हो। अबे तू तो सिर्फ लड़के वाला है, मैं लड़का हूँ, मुझे तो इतना काम करना पड़ा है। मेरा सोच, हिजर ने कहा था। तो शारफ कहकर लगाकर हंस दिया था। वो वापस आई तो रूह के मुताबिक सारा काम हो चुका था। लड़कों ने बहुत मेहनत की थी, आज वो सारे ही तारीफ के काबिल थे। लेकिन लड़कियों का इरादा इनकी तारीफ करके सर चढ़ाने का बिल्कुल भी ना था, इसलिए इग्नोर करके आगे बढ़ी। कल मेहंदी की रस्म में बहुत काम था, जबकि लोगों का रात देर तक बैठकर एंजॉय करने का इरादा था। रूह तो लड़के वाली थी, इसने तो ढोलकी का बंदोबस्त करके रखा हुआ था, इसलिए आज रात वो खूब देर तक एंजॉय करने का इरादा रखते थे। एक तरफ हिजर तो दूसरी तरफ लैला थी। हिजर को इस तरफ आने की इजाजत न थी तो लैला को भी इस तरफ जाने की इजाजत न थी। इस वक्त रूह और शारफ बैठे गाना गा रहे थे और बीच में लोगों ने हिजर को बिठाया हुआ था। दूसरे कमरे में यारम बड़े आराम से कुर्सी पर बैठा था, जबकि मासूमा जमीन पर बैठी लैला को शॉपिंग दिखा रही थी। लड़कियों क्या लड़की वाले की तरफ से कोई रस्म नहीं होगी? इसी तरह से खामोश क्यों बैठी हो? कुछ हल्ला गुल्ला करो, लड़कियों की शादी इतनी बोरिंग होती है क्या? यारम ने कहा था। ये सारी चीजें तो अक्सर देखती रहती हूँ, शादी एक ही बार होनी है, इसलिए इनके तरह कोई गाने वगैरह गाओ। देखो बाहर तक आवाज आ रही है, किस तरह से चिल्ला चिल्ला कर गा रहे हैं। ऊपर से कितने बुरे सिंगर हैं ये लोग। केवल अगर तुम इतने ही अच्छे सिंगर हो तो तुम गा लो। वैसे भी यहाँ पर जलने से बेहतर है कि हम भी कुछ कर ही ले। जब तो मेरी टीम में आए थे ना, तभी मैंने अंदाजा लगा लिया था कि मेरी शादी बोरिंग ही होने वाली है। लैला ने इसे देखते हुए कहा था। मतलब तुम्हें लगता है कि मैं लोगों की तरह गाने नहीं गा सकता? यारम के लहजे में गरूर था। क्या तुम गा सकते हो? लैला ने पूछा। इनसे बेहतर। यारम जवाब देते हुए जमीन पर बैठा और उसकी सारी चीजें एक साइड लगाने लगा। मासूमा जल्दी से ढोलकी लेकर आओ, दरवाजा पूरा खोल दो, हमारी आवाज भी वहां तक जानी चाहिए। यारम ने दरवाजा खोलने का आर्डर दिया और फिर नीनी की तरह ऊंची आवाज में गाना शुरू कर दिया। सुन सोनियो सुन दिलदार, खुद से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। लैला ने मुंह खोलकर इसकी तरफ देखा। इसे उम्मीद न थी कि यारम इतना अच्छा गाता है। यारम ने जैसे ही गाना शुरू किया, पार कमरे में आवाज पहुंच चुकी थी। वाह ये कौन गा रहा है? सबसे पहले रूह बोली। इनकी टीम में तो बस एक ही लड़का है, यारम, और कौन होगा? मासूमा से अच्छा गाने की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन यारम, क्या मेरे यारम इतना अच्छा गाना गाते हैं? रूह दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखी मासूमियत से बोली। तो हिजर बेसाख्ता मुस्कुराया था। हाँ वो कॉलेज में बहुत अच्छा था। हाउ स्वीट, मैं सुन के आती हूँ। रूह फौरन वहां से उठी और उनके दरवाजे की तरफ आई थी। लगता है डर तू छोड़ न जाए तो जान संग ले जाए, दिल की धड़कन आंखों का दीदार, खुद से भी ज्यादा तुझे करता हूँ प्यार। यारम अपनी खूबसूरत आवाज में अपने जज्बात का इजहार कर रहा था, जबकि दरवाजे पर रूह इसकी आवाज के जहर में पूरी तरह से गिरफ्तार पासे से ही देखी जा रही थी। जब यारम के बेख्तियार नजर सामने दरवाजे पर पड़ी और अपनी जान को सामने देखा, बेसाख्ता ही इसके डिंपल नुमाया हुए थे। सुन सोनियो सुन दिलदार, खुद से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। यारम गाते गाते उठा, दरवाजे के पास आया, रुका, हाथ थमकर इसे अपने करीब किया। वैसे अपने साथ लगाता आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लगा था। अपना जहां सबसे जुदा हम बनाएंगे, प्यारी सी खुशियां चुनकर दुनिया से लाएंगे, इतना तो कर मुझ पे एतबार, खुद से भी ज्यादा तुझे करता हूँ प्यार। जबकि हिजर और शारफ को इस तरफ आधा देकर मासूमा ने जल्दी से लैला का घूंघट खींचा था। रुख आज तो इनकलाब हो गया। यारम सर ने तुम्हारे लिए गाना गाया, अब तो तुम्हें भी अपनी मोहब्बत का इजहार करना ही पड़ेगा। मासूमा के कहने की देर थी कि साथ साथ सबने तालियां बजाना शुरू कर दी थी। रुख ने एक नजर सबकी तरफ देखा, जब यारम ने इसका चेहरा थामकर इसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया था। फिर आंखों से इशारा किया। तेरी परछाई से दूर कैसे जाऊंगी, तुझ में बसी हूँ मैं, तुझ में खो जाऊंगी, मेरी पलकों पे तेरा इजहार, खुद से भी ज्यादा तुझे करती हूँ प्यार। सुन सोनिया सुन दिलदार, खुद से भी ज्यादा तुझे करती हूँ प्यार। वो गाते गाते इसके सीने पर अपना सर रख चुकी थी। खुदा की इनायत है हमें जो मिलाया है, दिया प्यार वाला ये दिल में जलाया है तो सांसों में आंखों में मेरे यार, खुद से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। इसको शर्माया हुआ देखकर यारम ने इसे मजीद अपने करीब कर लिया था, जिसपे सब अपने दबी दबी हंसी
जबकि हिजर तो बस नजर बचाकर लैला को देखने की कोशिश कर रहा था और मासूमियत से हिजर की नजरों से बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। चलो लड़के वालों, वापस चलो। शरफ जो इन्हें इस कदर करीब देखकर इन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो दोनों मुखालिफ पार्टी हैं, बोल उठा। और फिर जब रूह को जैसे ही याद आया कि वो दोनों मुखालिफ पार्टी में हैं, जल्दी से यारम की बाहों से अपने हाथ खींचते और शर्माते हुए हिजर का हाथ थामा जो अभी तक लैला को देखने की कोशिश कर रहा था, बाहर निकल गई। वापस आने के बाद ना जाने कितनी देर यारम की आवाज में खोई रही थी। हाय मैं सदके, मेरे प्यारे यारम तो सिंगर भी हैं। वो खोए हुए अंदाज में बोली तो हिजर और शरफ ने इसे देखा जो अपनी बातों में मसरूफ थे। और ये लड़की, तुम तो अपने मियाँ की आवाज से बाहर नहीं निकल रही, वो मुखालिफ पार्टी है। शरफ ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा था। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन यारम की आवाज अल्लाह किसी की नजर न लगे। वो फिर से बोली, तुम ऐसा करो, इसकी पार्टी में चले जाओ, गद्दार कहेंगी। शरफ अब जल कर बोला तो रुख ने इसे घूर कर देखा था। घूरो मत, मुझे जिस तरह से तुम इसकी आवाज पर मरी जा रही हो ना रुख, मैं यही कह सकता हूँ। आज उन्होंने हमसे बेहतर गाना गाया, कल न जाने क्या करेंगे। रुख, हम लड़के वाले हैं, लड़के वाले हमेशा लड़के वाले से बेहतर और ज्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं। शारफ ने समझाया था। हाँ शारफ, लेकिन हमारी रुख ने भी तो बहुत अच्छा गाया, हमारी रुख ने भी अच्छा मुकाबला किया है मुखालिफ पार्टी का। हिजर ने तारीफ की थी। एक मिनट, हम शादी कर रहे हैं या जंग या मुकाबला? मुखालिफ पार्टी ये सब कुछ क्या है? रुख ने परेशानी से कहा। जब शादी की तकरीबात में मैदान जंग छिड़ चुका था, लड़की में कभी किसी की शादी पर नहीं गई क्या? शारफ ने अपने माथे पर हाथ मारकर इसके अक्ल पर मातम किया था। रुख, ये एक किस्म का वार है। लड़के वाले कभी लड़की वालों को अपने से बेहतर होने नहीं देते, वरना लड़के को हमेशा लड़की की गुलामी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। शारफ ने समझाया था। लेकिन शारफ भाई, हिजर भाई ने तो वैसे भी लैला का गुलाम बनकर ही रहना है। देखा नहीं था आपने कैसे देख रहे थे? लैला की तरफ छुप कर रुख ने हिजर की जोड़ी पकड़ी तो वह इधर उधर देखने लगा। मतलब हमारा सबसे मजबूत हथियार ही कमजोर है। शारफ ने बेयकीनी से शर्म दिलाती नजरों से देखा था। यार वो इतनी प्यारी लग रही थी कि हिजर ने अपनी गलती कबूल की। तुम ठीक कह रही हो रुख, इसकी हरकतें ही गुलाम वाली हैं। शारफ ने गुस्से से कहा था। वही तो, इस मुकाबले का रिजल्ट ही फेल है तो हम सब मिलकर शानदार एंजॉय करते हैं। छोड़िए ये मुकाबला, रुख ने कहा था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रुख, हमें तो रस्में भी साथ ही करनी चाहिए। ये क्या बात हुई? वो इतनी दूर बैठी और मैं यहाँ। हिजर ने उदासी से कहा था। हिजर भाई, मुकाबला न होने की सूरत में भी रस्म अलग अलग ही होंगी। रुख ने अपनी हंसी छुपाई जिस पर हिजर का मुंह बन गया था। सुबह यारम इसे नाराजगी जाहिर कर रहा था। दिन में इसने कहा था कि वो रूह रात में मनाएगी तो वो राजी होगा, जबकि वो नाराजगी इसने किसी पर जाहिर ना होने दी थी। कमरे में सोनू को लेकर जाते हुए भी इसे अचानक ही यारम का ख्याल आ गया। कल सोनू की वजह से यारम इससे नाराज हुआ था। इसने सोनू को मासूमा के पास छोड़ा जिसने खुशी खुशी सोनू को रख लिया था। अब इसका कमरा में जाने का इरादा था। पता नहीं वो इससे नाराज था या नहीं, लेकिन फिलहाल रूह इसी के पास जाना चाहती थी। वो कमरे में आई तो रूह कमरे की लाइट ऑफ थी। यारम सो गए क्या? वो कहते हुए आगे आई। यारम सो गए क्या? वो कहते हुए बेड के करीब आकर पूछने लगी, जब किसी ने अचानक इसे अपनी बाहों में लिया। से ही अभी तो मेरी प्यारी सी बीवी ने मुझे मनाया तक नहीं। यारम ने छुकर इसके गाल को चूमा। डार्लिंग कैसे मनाओगे मुझे? वो इसकी बाहों में उठाता हुआ बेड पर ले आया था। रुख ने इसके गले में बाहें डाली। आप बताएं कितने नाराज हैं? इसी हिसाब से मनाऊंगी। रुख इसी के अंदाज में बोली। बहुत 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 ज्यादा बड़ा नाराज हूँ। यारम ने इसकी छोटी सी नाक को छूकर कहा था। बहुत 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 ज्यादा नाराज मतलब आसानी से नहीं मानने वाले। रुख ने डरने की एक्टिंग की थी। बिल्कुल नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेरी छोटी सी जान को। यारम ने मुस्कुरा कर कहा। तो नहीं मना पाऊंगी क्योंकि मैंने कभी इतने ज्यादा रूठे हुए इंसान को नहीं मनाया। यारम ने झटके देकर इसे अपने ऊपर किया था। ट्राई तो करो, मैं जल्दी मान जाऊंगा। यारम ने ऑफर दी। आंखें बंद करे। रुख ने कहा। किस करोगी? यारम ने मुस्कुराकर पूछा था। उफ कर दे। बंद तो करे पहले। रुख ने घुट कर कहा था। बेबी, इस अंधेरे में तुम्हारी खुरियां महसूस कर सकता हूँ, लेकिन कौन सा किस करते हुए तुम मुझे नजर आओगी? यारम शरारती अंदाज में बोला था। लेकिन कमरे में इतना अंधेरा भी नहीं था कि यारम को नजर ना आए। बाहर लगी लाइटिंग की वजह से अंदर ये लाइटिंग ऑन तो कभी ऑफ हो रही थी, लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। यारम का इरादा आज पक्का इसे किस लेने का था, तभी इसने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। रूह ने आहिस्तगी से अपना आप इसकी बाहों से छुड़ाया, उसके दिल के मकाम पर लब रख दिए। फिर वही अपने कान रख कर लेट गई। आपको पता है मुझे ये जगह बहुत पसंद है। और ये आवाज़ यारम को, आपको पता है मुझे लगता है कि आपके हर धड़कन आपके हर धड़कन के साथ मेरा नाम पुकार रहे हैं। ऐसा लगता है आप अपनी हर सांस के साथ मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं गलत थी यारम, मैं तो आपको बगैर रह ही नहीं सकती। इसीलिए सारम के हाथों में तलाक के कागजात मंगवाए थे तुमने? यारम ने इसकी बात काटते हुए कहा था। नहीं यारम, वो पेपर्स मैंने नहीं मंगवाए थे, सारम भाई खुद लेकर आए थे। कल वो मेहंदी पर आएंगे ना, आप खुद इनसे पूछ लीजिएगा। वो कागजात सारम भाई खुद लेकर आए थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं। रुख ने कहा तो यारम को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने रुख को इतनी बड़ी सजा दी, वो सजा जिसमें इसकी कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन इस वक्त वह रुख का मूड खराब नहीं करना चाहता था। वो तो ठीक है बेबी, लेकिन मैं किस फिर भी लूंगा। यारम ने मासूमियत से कहा। इसके सीने पर सर रखे वो इख्तियार मुस्कुराई थी। और अगर मैं ना दूँ तो अब तो रखे दिखाना बनता था। मुझे लेना आता है, बेहतर है तुम खुद ही दे दो। ये शर्म हया एक तरफ रखो और मुझे किस करो, वरना फिर बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। बाद में एक किस पर तो हरगिज नहीं टलने वाला। आप क्या एक किस पर टल जाएंगे? रुख ने बड़ी मासूमियत से पूछा था। नहीं, लेकिन अगर तुम खुद एक किस दोगे तो तुम्हें ज्यादा देर पछताना नहीं पड़ेगा। यारम, रुख ने कुछ कहना चाहा। तुम टाइम वेस्ट कर रही हो।
लड़की किस में। यारम ने इसे अपनी करीब खींचा और रूह की कमर पर हाथ डालता। रूह ने फिर से कुछ कहने की कोशिश की। रूह, आई एम वेटिंग, यारम ने कहा था। यारम, आपको पता है, मुझे सब पता है रूह, अब किस में। यारम ने इसकी बात काटी। ओके बेबी, मैंने आंखें बंद कर ली, यारम ने बात खत्म करते हुए कहा था। यारम की आंखें बंद थी। रूह ने हर कर हाथ बांधकर यारम के होंठों पर अपने लब रखे और इसके सीने में चेहरा छुपा गई। कमरे में यारम का कहकर गूंजा था, आज तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है। यारम ने इसके सर के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा था। तो रूह ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा था। हाँ, कहाँ है तुम्हारा बेबी, तुम्हारा पाला सोनू। यारम ने इसकी नकल उतारी थी। वो मासूमा के पास है, बस मासूमा की आदत हो गई है, बहुत पसंद करता है, वो भी इसे मेरी तरह बहुत प्यार करती है। रूह ने सर वापस इसके सीने पर रखा, जबकि इसकी बातें अभी से शुरू हो चुकी थी। इतने दिनों से यारम ने इसकी ये बात नहीं सुनी थी, कितना मिस करता था वो अपनी पुरानी रूह को। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो रहा था। यारम बहुत खुश था। मासूमा किचन में पानी लेने आई। इत्तेफाक से शारब भी इसी वक्त पानी लेने आया था। तुम मेरे पीछे आए हो, मासूमा ने अपने पीछे देखकर कहा था। और इसके साथ दोस्त की तरफ रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो इसके साथ इतनी रूड हो जाती थी। इस वक्त भी वो इससे बहुत रूडली बात कर रही थी, जो कि शारफ को बहुत तपा गई थी। हूर हो तुम, या आसमान से उतरी हुई कोई परी, जिसके पीछे आधी रात को मैं किचन में आऊंगा। मासूमा का लहजा इसे बिल्कुल भी पसंद ना आया था, इसीलिए इसकी तरह लहजे में जवाब इसीलिए इसी की तरह लहजे में बोला। तुम्हें पता है मासूमा, तुम्हारा मसला है कि तुम अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तुमने अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ बैठी थी, लेकिन बाद में तुम्हें पता चला कि तुम नहीं हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार में मरा जा रहा हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब कुछ हमारा प्लान था। तो सालम को पसंद करने लगी, लेकिन वो तुम्हें धोखा दे रहा था और तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुम्हें लगता है कि मैं तन्हाई में तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मासूमा। मैं तो अपनी हार को कबूल नहीं कर पाया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से कायल कर लूंगा। मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो शायद तुम भी मुझे चाहने लगो। तुम इस दिन से मुझसे नाराज हो। इस दिन के बाद तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही, और अगर कभी तुम मुझसे बात की भी है तो इतनी रूडली। तुम मेरे जज्बात के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी। मैं नहीं, सालम तुम्हें धोखा दे रहा था और मुझे अपना निशाना बना रहा था। मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की। तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। तुमसे रूड मुझे होना चाहिए, नाराज मुझे होना चाहिए, नखरे मुझे दिखाने चाहिए, लेकिन न जाने तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। ये सच है मासूमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे बहुत पहले से अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारे सामने हमेशा से अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे नाराज क्यों हो। तुम एक बार तो खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचो। अगर मेरी जगह तुम होती और मैं तुम्हारे जज्बात के साथ ऐसे खेलता तो क्या करती तुम। कभी जिंदगी में मुझे मुंह लगाना पसंद करती। क्या तुम भी इस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही होती। नहीं तो अपनी ही गलती पर मुझसे नाराज हो गई हो। तुम गलती करके सजा भी दे सकती हो। तुम खुद गलती करके सजा मुझे दे सकती हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी अपना फैसला सुना दो, ताकि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूँ। शरफ न जाने कब का जा चुका था, जबकि मासूमा कितनी देर सोचती रही थी। क्या वो सच में अपनी गलतियों की सजा इसे दे रही थी। क्या जो कुछ हुआ था इसमें गलती सिर्फ इसकी अपनी थी।